Naka by Mansi. Today we will do class 11th history chapter 5 changing cultural traditions. अब अभी तक जितने भी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं रोमन एम्पायर के बारे में, मंगोल एम्पायर के बारे में, इससे थ्रू आउट द वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेस आए। यूरोप में ही नहीं, रोम और इटली में ही नहीं, और भी बहुत वर्ल्ड में इन चेंजेस का इम्पैक्ट पड़ा। क्योंकि कहीं भी देखो, कोई भी रिवॉल्यूशन होती है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गई, रशियन रिवॉल्यूशन हो गई, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी उससे इंस्पायर होकर रिवॉल्यूशंस होती हैं, चेंजेस होते हैं। कुछ चीज़ें जो वहाँ पे डेवलपमेंट होती है वो और जगह पे भी होना स्प्रेड शुरू हो जाती है। तो इस टाइम के बाद, इतनी सारी रिवॉल्यूशन के बाद जो एकदम से चेंजेस आया कल्चर में, टेक्नोलॉजी में, उन चेंजेस के बारे में हम स्पेसिफिकली इन चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि इतने सारे इवेंट्स के बाद क्या चेंजेस आए। अब देखो, सबसे पहले तो ये बात करते हैं, पहले के टाइम पे टाउन्स नहीं होते थे। धीरे धीरे हमने लास्ट प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि टाउन्स एस्टैब्लिश होना शुरू हो गए। तो यूरोप की अगर हम बात करें तो टाउन्स स्टार्टेड ग्रोइंग इन यूरोप। किस टाइम पीरियड में? 14 से लेके 17 सेंचुरी के अराउंड टाउन्स ग्रो करना शुरू हो गए। पहले कम टाउन्स होते थे, फिर धीरे धीरे बढ़ने लग गए। और जब टाउन्स में लोग रहेंगे तो वो ज़्यादा सिविलाइज्ड होंगे, ना कि नोमैड्स की तरह जो इधर से उधर घूमते हैं। और टाउन्स में ही आर्ट वगैरह, आर्किटेक्चर वगैरह ये ज़्यादा अच्छे से होने लग गया। तो टाउन्स क्या हो गए? सेंटर ऑफ आर्ट। फ्लोरेंस ये जगह है कुछ जहाँ पे ज़्यादा अच्छे से आर्किटेक्चर वगैरह बहुत ब्यूटीफाई होके होने लग गए, बनने लगे। रोम, वेनिस, फ्लोरेंस ये जगहें हैं यूरोप की जो फेमस थी आर्ट के लिए। और इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंज जो आया, जिसकी वजह से और भी बहुत सारे चेंजेस आए, वो है प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन। अब प्रिंट होने से जो पहले की चीज़ें, देखो टैबलेट्स, क्ले टैबलेट्स भी हम पढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी है कि रॉक्स पे लिख रहे इंस्क्रिप्शंस। लेकिन जब प्रिंटिंग आई तो एक रेवोल्यूशन आई, बुक्स छपना शुरू हो गई। और एक बुक के लिए फिर ये नहीं होता था कि एक किसी के पास एक बुक है तो उसकी कॉपीज़ नहीं हो सकती, उसी बुक को प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, उसकी कॉपीज़ निकलने लग गई क्योंकि प्रिंटिंग शुरू हो गई। और नॉलेज और भी ज़्यादा स्प्रेड होने लग गई। और लोग जब पढ़ने लगे ना थिंकर्स के बारे में, क्योंकि प्रिंट शुरू हो गए थे, लोगों ने लिखना शुरू करा, नॉलेज स्प्रेड हो रही है, तो हिस्ट्री की एक सेंस आई कि पहले क्या हुआ था क्या नहीं होता। पहले तो पता ही नहीं चलता था, लेकिन जब तक ये प्रिंटिंग नहीं थी कई लोगों को तो कि क्या था क्या नहीं था। जिनके पास एविडेंसेस थे उन्हें पता था, बाकियों को पता भी नहीं था। तो जब प्रिंटिंग शुरू हुई तो ना लोगों ने एंशियंट और मॉडर्न यूरोप में कंपैरिजन भी करना शुरू कर दिया। वो कब करेंगे एंशियंट और मॉडर्न यूरोप? मॉडर्न यूरोप तो अब हो रहा है ना, ये जो चेंजेस आ रहे हैं। अभी चेंजेस ही नहीं होते तो कंपैरिजन कहाँ से होता पहले के टाइम में और अब के टाइम में? प्रिंटिंग का तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था, जो अब हम डिटेल में और भी पढ़ेंगे। और रिलीजन, जो पहले एक इस्टेब्लिश रिलीजन होता था कि यही एक रिलीजन है यहाँ का, इस कंट्री का, यही सब फॉलो करेंगे। लेकिन अब क्या होने लग गया, हर इंडिविजुअल फ्री था अपने लिए अपना रिलीजन चूज़ करने के लिए कि कौन सा रिलीजन उसको अपने लिए बेस्ट लगता है और वो जो चाहता है। इसमें कोई दबाव नहीं होता था कि यही आपको करना पड़ेगा फॉलो। और जो पहले चर्च को बिल्कुल वो मानते थे ना, चर्च ने जो कह दिया, चर्च वही ये सुप्रीम है, ऐसा चेंज हो गया। और लोग साइंटिफिकली ज़्यादा सोचने लगे, रैशनली कि सही क्या है। अंधविश्वास ख़त्म होने लग गया, मतलब अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करने लगे। ऐसे ही नहीं हो गया जो चर्च ने कह दिया वही पत्थर की लकीर है। बिलीफ सिस्टम से हट के थोड़ा साइंटिफिकली सोचने लग गए लोग, जिसमें सही गलत ज़्यादा पता चलता है। एक्सपेरिमेंट बेसिस पे चीज़ें होती हैं, हर चीज़ बस अंधाधुंध विश्वास पे नहीं हो रही थी। चेंजेस, ये सब चेंजेस आ रहे थे। को पहले के तो लोग कहते थे तो जो चर्च ने कह दिया वही मान लिया, भाई वही सही है और कुछ है ही नहीं उसके अलावा, चाहे वो गलत हो चाहे सही, कोई नहीं क्रॉस चेक करता था। अब तो भाई कोई भी कुछ कह भी देता है तो हम 10 बारी चेक करते हैं ना, क्योंकि अब दीज आर द मॉडर्न टाइम्स वी आर इन। अब साइंटिस्ट की अंडरस्टैंडिंग जो हुई इम्पॉर्टेंट, देखो साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक चीज़ों के बारे में कैसे लोग सोचने लग गए, क्या डेवलपमेंट्स हुई। जो साइंटिस्ट थे वो सोलर सिस्टम के बारे में समझने लग गए कि सोलर सिस्टम कैसे वर्क करता है, सेंटर में क्या है सोलर सिस्टम के, और अदर प्लैनेट्स कैसे रिवॉल्व करते हैं। मतलब जोग्राफिकल नॉलेज आने लग गई लोगों में, जो कि पहले नहीं पता था, बस अज्यूम कर रहे थे। मेडिटेरियन सी वॉज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। पहले लोग समझते थे जो मेडिटेरियन सी है ना वही है वर्ल्ड में सेंटर में, जो कि बाद में क्या प्रूफ हुआ, गलत। जब लोग समझने लगे, रिसर्च होने लग गई, स्कॉलर्स आने लग गए, प्रिंटिंग वगैरह से और नॉलेज स्प्रेड होने लग गई, तो ये व्यू नलीफाई हो गया कि ऐसा कुछ नहीं है, मेडिटेरियन सी नहीं है सेंटर ऑफ द वर्ल्ड में, सन है वर्ल्ड में नहीं, सॉरी सोलर सिस्टम में सन है। ये सारी चीज़ें क्लियर होने लग गई, जो भी पहले मिथ्स वगैरह थे।
और 19th सेंचुरी से हिस्टोरियंस ने एक टर्म करना यूज़ शुरू किया जिसका नाम था रेनेसा। रेनेसा का मतलब होता है रीबर्थ, पुनर्जन्म होना किसी चीज़ का। अब वो रेनेसा टर्म ये इसलिए यूज़ कर रहे थे क्योंकि देखो इतने सारे कल्चर में चेंजेस आ रहे हैं, तो जब ये चेंजेस आ रहे थे उस पीरियड का नाम क्या पड़ गया, रेनेसा, कि पुनर्जन्म हो गया, क्योंकि पहले तो ये सब चेंजेस नहीं थे, अब एकदम से आ रहे हैं, तो क्या नाम रखा, रेनेसा, इस पीरियड को। ठीक है, तो एक स्विस स्कॉलर थे जैकोब, इन 1860 उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था द सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसा इन इटली। इटली में जो रेनेसा हुआ, जो चेंजेस आए, वो कैसे सिविलाइजेशन पे उसका फ़र्क पड़ा, उसके बारे में उन्होंने उसमें लिखा। और जो कल्चर उन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया, उसमें क्या बिलीफ उन्होंने दिखाया, क्या विश्वास दिखाया कि जो एक इंसान है, एक इंडिविजुअल, वो कैपेबल है अपने डिसीजन खुद लेने के और उसके खुद के स्किल्स वो डेवलप कर सकता है। ही वॉज मॉडर्न इन कॉन्ट्रास्ट टू मिडिवल मैन। आज का इंसान है जो वो मॉडर्न है, ना कि पहले के इंसान की तरह जो कि चर्च ने जो कह दिया वही सोचता था, बस उसकी थिंकिंग भी कौन कंट्रोल कर रहा था, चर्च। लेकिन आज का इंसान ऐसा नहीं है, उसके खुद में दिमाग है अपने डिसीजंस लेने का, खुद के स्किल्स वो डेवलप कर सकता है, कुछ भी सीख सकता है, कुछ भी कर सकता है। चर्च का कंट्रोल नहीं चाहिए उसको हर चीज़ में। तो ये बिलीफ इन्होंने इस बुक में दिखाया। देख रहे हो प्रिंटिंग के थ्रू कितनी चेंजेस आ रहे हैं लोगों के माइंड्स में। जो पढ़ता होगा वो भी सोचता होगा हाँ भाई सही बात है, क्यों का चर्च की बातों को हम बिना किसी रैशनलिज्म के भी माने, सही गलत के भी। और इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल इन स्विट्ज़रलैंड से ये स्टूडेंट थे वहाँ के, और जो इनके हिस्टोरियन थे, जर्मन हिस्टोरियन लियोपोल्ड वॉन रैंके, उनके भी ये स्टूडेंट थे इसी यूनिवर्सिटी में। द रिवाइवल, अब ये तो इटली के बारे में इन्होंने ब्रीफली बताया। देखो बुक में मैंने जो आपको बताया और डिटेल्स थी जो हम जानते हैं। देखो इटालियन सिटीज़ की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, कैसे चेंजेस आए, रिवाइव कैसे हुआ। पहले तो पता था ना रोमन एम्पायर जब फॉल हुआ था उसके बाद इटली पूरा बर्बाद हो गया था। इटली बर्बाद हो गया था, तो बाद में इटली कैसे रिकवर किया, इटली ने क्या क्या चेंजेस आए जो इटली रिवाइव्ड हो गया। देखो ये तो हमें पता था, कोई यूनिफाइड गवर्नमेंट नहीं थी वहाँ पे, वीक एकदम टुकड़ों टुकड़ों में हो गया था, इटली एकदम कमज़ोर पड़ गया था। और जो पोप होता था ये बंदा, जिसको बहुत ज़्यादा सोवरन माना जाता था और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फिगर था, जो इसकी क्या हो गया था, इसको तो माना ही जा रहा था रोम में सोवरन, बट इस्लाम जो था वो एक फर्दर वेस्ट में भी फैलने लग गया था, और भी ज़्यादा फैलने लग गया था, स्प्रेड होना शुरू हो गया था इस्लाम रिलीजन। और वेस्ट यूरोप जो था वो रीशेप हुआ किसके थ्रू, फ्यूडल बॉन्ड्स के थ्रू और अंडर लैटिन चर्च। मतलब देखो इस साइड पे तो इस्लाम स्प्रेड हो रहा है, लेकिन वेस्ट साइड पे जो फ्यूडल बॉन्ड्स थे ना, पहले क्लर्जी नोबल्स ये वाले जो रिलेशंस थे लोगों के बीच में, इसके थ्रू उन्होंने रीशेप किया वेस्ट यूरोप को। और यूनिटी भी रही चर्च के थ्रू, लैटिन चर्च के थ्रू यहाँ पे। लेकिन ईस्ट यूरोप में क्या होता है, अंडर बाइजेंटाइन एम्पायर, बेजेंटाइन ये प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है बट बेजेंटाइन एम्पायर इसके अंडर था ईस्टर्न यूरोप। इसमें क्या हुआ भाई, ट्रेड बढ़ा इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ हैं, और पोर्ट्स ऑफ इटालियन कोस्ट, ट्रेडिंग की वजह से इटालियन कोस्ट जो थे, जितने भी इटली के कोस्टल एरियाज़ थे वो रिकवर होना, रिवाइव होना शुरू हुए, क्योंकि डेवलपमेंट हुई, ट्रेड हो रहा है, तो वहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट भी करेंगे चीज़ों को बेटर करने के लिए, ऐसे बेकार तो पड़े नहीं रहने देंगे। तो इन सब चेंजेस की वजह से इटली की सिटीज़ भी रिवाइव होना शुरू हो गई। 12th सेंचुरी में क्या हुआ, मंगोल ने जो ट्रेडिंग स्टार्ट करी चाइना के साथ विया सिल्क रूट, तो ट्रेड उन्होंने करा स्टार्ट चाइना के साथ, और वेस्टर्न यूरोप के साथ भी फिर इसी तरीके से ट्रेड क्या हो गया उनका इंक्रीज़। और इटालियन टाउन्स का तो मेन रोल था ही, कोस्ट जब भी तो रिवाइव हुए वहाँ के कोस्टल एरियाज़, तो टाउन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, वहाँ पे बसने लग गई चीज़ें, क्योंकि वहाँ से ट्रेड हो रहा है, तो टाउन्स डेवलप वहाँ ऑटोमेटिकली होंगे। जहाँ पे भी देखो, कभी भी देखना, जहाँ पे भी इंडस्ट्रीज़ है ना वहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। अब इंडस्ट्रीज़ ज़्यादातर आप टाउन्स में देखोगे, विलेजेस में कम इंडस्ट्रीज़ होगी, तो इसीलिए डेवलपमेंट ज़्यादा आपको कहाँ दिखेगी, टाउन्स में। तो वही हो रहा था यहाँ इटली में, ट्रेड वगैरह की वजह से, जो कि मंगोल्स ने किया, और भी ये चीज़ें हुई। और
उसके थ्रू क्या होने लगी, सिटीज़ रिवाइव, पहले की हालत से अब बेटर होने लग गई इटली। अब इटालियन टाउन्स का नो इटालियन जो टाउन्स थे अब सिर्फ इस तरीके से नहीं जाने लग गए कि एक पावरफुल एम्पायर का एक हिस्सा है इटालियन टाउन्स, बट अब इंडिपेंडेंट भी होने लग गए। अपने आप में इनकी एक इंडिविजुअलिटी आ गई कि ये इंडिपेंडेंट सिटी है इटालियन टाउन्स की, ठीक है। जैसे कि फ्लोरेंस और वेनिस की मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया सेंटर ऑफ आर्ट हो गए थे, वरना कोई जानता इनको स्पेसिफिकली इनकी कुछ क्वालिटीज़ की वजह से नहीं, बस यही जानते कि इस एम्पायर का पार्ट है, ये एक टेरिटरी है। अब अदर कोर्ट सिटीज़ जो थी, देखो फ्लोरेंस और वेनिस की जब मैंने बात करी तो ये तो रिपब्लिक बन गए थे, जहाँ जैसे प्रॉपर गवर्नमेंट सिस्टम चलता है, प्रेसिडेंट वगैरह ऐसे इलेक्शन टाइप्स, एकदम पार्लियामेंट्री टाइप का रिपब्लिक सिस्टम आ गया। लेकिन जो दूसरी सिटीज़ थी जहाँ पे स्टिल प्रिंस ही रूल कर रहे थे, राजा ही रूल कर रहे थे, वो उन्हें बोलते थे कोर्ट सिटीज़। तो वो भी थी, ऐसा नहीं था वो पूरी ख़त्म हो गई थी। बट वेनिस जो जगह की हम बात करें, मोस्ट वाइब्रेंट सिटी थी। मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या उस टाइम पर चीज़ें थी, रिपब्लिक्स थे तो कोर्ट सिटीज़ भी थी, ख़त्म नहीं हो गई थी, पूरी वैनिश नहीं हुई थी। और वेनिस को मोस्ट वाइब्रेंट सिटी माना जाता था, एकदम बोलते हैं ना चहल पहल वाली सिटी। क्लर्जी नॉट पॉलिटिकली डोमिनेंट नॉर फ्यूडल लॉर्ड, देखो जैसे पहले होता था चर्च को ही डोमिनेंट माना जाता था, और जो क्लर्जी चर्च एसोसिएट क्लास होती है वो ही डोमिनेट करती थी पॉलिटिकल स्फेयर में भी। लेकिन बाद में ये चीज़ चेंज हुई, फ्यूडल लॉर्ड्स और क्लर्जी ही डोमिनेंट नहीं थे। और किन किन का रोल आ गया था पब्लिक रोल में, इंपॉर्टेंस किन को मिल रही थी, रिच मर्चेंट, जो अमीर ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, बैंकर्स थे, वो भी गवर्नेंस में, गवर्नमेंट में हिस्सा लेने लग गए थे। सिर्फ क्लर्जी की नहीं चल रही थी, और लोग भी जो इम्पोर्टेंट एजुकेटेड रोल प्ले कर रहे थे वो भी गवर्नेंस में हिस्सा ले रहे थे। देखो वेनिस इटली कितनी मस्त सिटी है, डेवलप हुई थी। इटालियन स्टेट्स ऑफ रेनेसा 1500 सी, ये देखो सिटी है इटली की, फ्लोरेंस, वेनिस, मिलान, रोम, नेपल्स। चलो बैक टू द टॉपिक। दिस हेल्प द आइडिया ऑफ सिटी। अच्छा, ये जो मर्चेंट्स वगैरह है, ये बैंकर जो गवर्नेंस में पार्ट ले रहे, इससे जो सिटीजनशिप का आइडिया था उसको हेल्प मिली टू स्ट्राइक रूट। अब स्ट्राइक रूट मतलब सिटीजनशिप का आइडिया और भी ज़्यादा स्टैब्लिश होने लग गया कि हम इस टाउन के सिटीजन हैं, हम इस टाउन के सिटीजन। पहले ऐसा नहीं होता था, बस यही होता था रोमन एम्पायर के पार्ट है। अब सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा अच्छे से मजबूत होने लग गया। इवन व्हेन दीज टाउन्स वर रूल्ड बाय मिलिट्री डिस्पॉट्स, द प्राइड फेल्ट बाय टाउन्स पीपल इन बीइंग सिटीजन्स डिड नॉट वीकन। मतलब देखो जबकि पूरी तरीके से ये ना टाउन्स ऐसे नहीं थे कि सारी टाउन्स रिपब्लिक हो गई थी, सारी सिटीज़, कुछ तो देखो वो भी थी कोर्ट सिटीज़, फिर भी मिलिट्री का कंट्रोल भी था। इसके होने के बावजूद भी लोग टाउन का पार्ट होने का जो उनके अंदर एक वो था ना, प्राउड फीलिंग थी, प्राइड थी कि हम इस टाउन के सिटीजन हैं, वो ख़त्म नहीं हुई थी। जबकि मिलिट्री डेस्पोट्स थे, फिर भी सिटीजनशिप की देखो कितनी वैल्यू बढ़ गई थी, इंक्रीज़ हो गई थी इम्पोर्टेंस कि हम इस टाउन के सिटीजन हैं। उसमें उनको प्राइड फील होती थी, क्योंकि टाउन में ही तो देखो कितनी डेवलपमेंट थी ना। कार्डिनल गैस्पेरो कॉन्टेरिनी, ये क्या है भाई, एक बंदे का नाम है जिसने लिखा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ इस सिटी स्टेट इन द कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ वेनिस। इसने एक बुक लिखी, उसमें अपने ये जो वेनिस में सरकार थी, जो मैंने आपको भी सिटी बताई इटली की, उसके बारे में इसने लिखा कि कैसे वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो कैसे वर्क करती है। अब ये सब तो मैंने आपको आइडिया दे दिया। देखो इटली में क्या टाउन्स डेवलप हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ट्रेड की वजह से रिवाइव हो रही है इटली। रोम में भी देखो पोप की जो वैल्यू है वो थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, कहीं कहीं जगहों पे थोड़ी इस्टेब्लिश्ड है उसकी पहले जैसी वैल्यू, लेकिन कहीं कहीं पे कम भी हो रही है। लोग थोड़ा अपने दिमाग से ज़्यादा सोचने लग गए हैं, ना कि चर्च के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं बिल्कुल ही। फ्यूडल लॉर्ड्स, क्लर्जी वगैरह जो पहले 3 ऑर्डर्स वाला सिस्टम चलता था वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। अब अगर स्पेसिफिकली कुछ इवेंट्स की हम बात करें तो देखो बता देती हूँ आपको क्रोनोलॉजिकली, ये रटना नहीं है, बस सुन लो, बाकी तो डिटेल में आप समझोगे ही। 1300 में क्या हुआ, ह्यूमनिस्ट थॉट एट पैडुआ यूनिवर्सिटी इन इटली। ये ह्यूमनिस्ट थॉट क्या है क्या नहीं है, आगे जैसे जैसे मैं पढ़ाऊँगी आपको समझ आ जाएगा। ह्यूमनिज्म बस ये समझ लो, जो ह्यूमैनिटीज़ आप आर्ट्स पढ़ रहे हो सब्जेक्ट, उसी से रिलेटेड है। थॉट कहाँ पे पढ़ाया जाने लगा, पैडुआ यूनिवर्सिटी, कहाँ पे, इटली में। 1341 में क्या हुआ, पेट्रैक गिवन टाइटल ऑफ पोएट लोरेट इन रोम।
इस बंदे को ये वाला टाइटल मिला कहाँ पे, रोम में, पोएट का। एक 1349 में क्या होता है, एक यूनिवर्सिटी बनती है फ्लोरेंस में। देखो पहले के टाइम पे ये यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी, अब क्या बननी शुरू हो गई, यूनिवर्सिटी, क्योंकि एजुकेशन स्प्रेड होने लगी, ग्रो अच्छे लेवल की होने लगी। सिर्फ रिलीजन ही एक सोर्स नहीं माना गया कि नॉलेज मिलेगी, यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश होने लगी। लोगों को ये मतलब एम्पावरमेंट आई लोगों में कि सिर्फ रिलीजन से ही उसे नॉलेज नहीं मिलेगी, सिर्फ चर्च के थ्रू ही नॉलेज नहीं मिलेगी, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए जो हमें यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू नॉलेज मिलेगी। तो यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश होना शुरू हुई। अब यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हो रही है तो डेवलपमेंट से तो कनेक्टेड है ही। 1390 में क्या हुआ, एक ये जोफ्रे चॉजर्स कैंटेबरी टेल्स पब्लिश्ड, अलग अलग बुक्स पब्लिश होने लग गई, लोगों के व्यूज़, स्कॉलर्स के व्यूज़ आने लग गए, कंट्री में लोग पढ़ने लगे, उनकी नॉलेज बेस जो भी है वो बढ़ा, इससे इंफॉर्मेशन उनकी बड़ी, एजुकेटेड हुए लोग और डेवलप्ड हुए। 1436 में उनकी लाइफ, जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो बेटर हुआ पहले के कंपैरिजन में, अब अच्छी तरीके से रहने लग गए लोग। 1436 में एक ड्यूमो इन फ्लोरेंस भी कि इस इंसान ने डिज़ाइन किया, जो डोम बने होते हैं ना, अभी दिखाऊंगी आपको, यहाँ होंगे तो बताऊंगी। ये देखो ऐसे ये डिज़ाइन किया गया, मतलब आर्ट पे भी कितना फोकस आ रहा है। ओटोमन तुर्क्स 1453 में किसको हराया, ओटोमन तुर्क्स डिफीट द बाइजेंटाइन रूलर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, मतलब ओटोमन तुर्क्स ने इस रूलर को हरा दिया। और 1454 में ग्यूटेनबर्ग प्रिंट, द बाइबल प्रिंट हो गई। देखो भाई बाइबल प्रिंट होनी शुरू हो गई, और मूवेबल टाइप में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भी जो मूव कर पाए, भेजी जा सके, कहीं भी कोई भी पढ़ पाए। 1484 में पोर्तुगीज़ मैथमेटिशियंस ने कैलकुलेट किया लैटिट्यूड बाय ऑब्जर्विंग द सन। देखो एस्ट्रोनॉमी में भी कितनी डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ से सारी चीज़ें स्प्रेड हुई वर्ल्ड में। और एजुकेशन जो अब हम लेते हैं फॉर्मली, एकेडमिक्स जो हम पढ़ते हैं, वो सब पास्ट में कहीं ना कहीं से तो डेवलप हुई होगी, वही सब हम पढ़ रहे हैं। 1492 में कोलंबस रीच अमेरिका, ये बंदा था कोलंबस जो रूट इनने फाइंड किया, फर्स्ट बंदा था जिसने अमेरिका जो पहुंचा अमेरिका को, इसने वो किया, फाउंड किया कि एक ये जगह भी है हमारे वर्ल्ड में। 1495 में लियोनार्डो दा विंकी, नाम सुना होगा, बहुत फेमस पेंटर है, इसने क्या पेंट करी, द लास्ट सपर, जो जीसस क्राइस्ट बैठे हुए हैं बहुत सारे लोगों के साथ, द लास्ट सपर, अभी आपको वो भी दिखाऊंगी डिटेल में क्या है वो इन्होंने पेंट किया। 1512 में क्या हुआ, माइकल एंजेलो ने पेंट किया सिस्टाइन चैपल सीलिंग, ये भी दिखाऊंगी आपको। ये सारे इवेंट्स हुए, देखो जो चेंजेस है मेन मेजर। अब ह्यूमनिज्म क्या है, मैंने आपको बताया था, अभी बताऊंगी, वो बताती हूँ। देखो इट इज़ एन अप्रोच टू लाइफ बेस्ड ऑन रीज़न and our common humanity, recognizing that moral values are properly founded on human nature and experience alone। मतलब ये एक ऐसी अप्रोच है लाइफ को देखने की जो किस पे बेस्ड है, रीज़न पे और अपनी कॉमन इंसानियत पे, मोरल वैल्यूज़ पे, जो कि ह्यूमन नेचर में ही है और एक्सपीरियंस से ही सीखी जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि रिलीजन से सीखें, हर चीज़ की एक रीज़न होनी चाहिए, ऐसी नहीं कुछ भी मान लो अंधाधुंध बिलीव चल रही है। मोरल वैल्यूज़ होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए लोगों में, ह्यूमन नेचर एक्सपीरियंस से इंसान सीख सकता है। ये ह्यूमनिज़म की अप्रोच होती है, ठीक है। ह्यूमनिस्ट जो होते हैं वो इस तरीके से लाइफ को देखते हैं। अब जो भी इस अप्रोच के थ्रू नॉलेज लेता है, जो इस अप्रोच को फॉलो करता है, उन्हें क्या बोलते हैं, ह्यूमनिस्ट, ठीक है। और जिसमें इस अप्रोच को पढ़ाया जाता है उस सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, ह्यूमैनिटी या ह्यूमैनिटीज़, ठीक है। जो आप पढ़ रहे हो हिस्ट्री, जैसे कि हिस्ट्री भी ह्यूमैनिटी का ही पार्ट है ना, जिसमें हम रीज़न, जो भी हर चीज़ की रीज़न हमें पता है, जो हम पढ़ रहे हैं, सही गलत हमें पता है, जो लोगों के साथ हुआ एविडेंस के थ्रू हम पढ़ रहे हैं ना। देखो कोई भी चीज़ हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो एविडेंस होते हैं उसके कुछ, तभी तो हिस्ट्री में उसको हम स्टडी करते हैं, ऐसे ही थोड़ी किसी ने कुछ कह दिया और मान लिया। तो ह्यूमनिज्म इज़ एन अप्रोच टू लाइफ बेस्ड ऑन रीज़न एंड कॉमन ह्यूमैनिटी। अब देखो यूनिवर्सिटीज़ में ह्यूमनिज्म पढ़ाया जाने लगा। यूनिवर्सिटी सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुई, इटालियन टाउन्स में इस्टेब्लिश होना, ठीक है। और जो कॉमर्स थी, जो ट्रेडिंग वगैरह होती थी, वो मेन एक्टिविटी थी उस टाइम पर इटली में या और सिटीज़ में। और जब इतने अच्छे लेवल पे ट्रेड एंड कॉमर्स है
तो कॉमर्स वो सब्जेक्ट वाला कॉमर्स नहीं, मतलब ट्रेड से रिलेटेड वाला कॉमर्स जो मैं बोल रही हूँ आपको। तो ट्रेड हो रहा है तो अकाउंट्स वगैरह ये सब चीज़ें तो होगी, वही कॉमर्स उसी में आ गया। तो डिमांड ऑफ लॉयर्स एंड नोटरीज भी बढ़ गई। जो लॉयर्स होते हैं उनकी डिमांड भी मार्केट में बढ़ गई। क्यों भाई लॉयर्स की और नोटरीज की क्यों डिमांड बढ़ी? क्योंकि यही तो लिखते थे रूल्स और बताते थे, समझाते थे। एग्रीमेंट्स होते थे जो ट्रेड में बड़े बड़े, उसको लिखने वाला और उनको समझाने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना, मर्चेंट्स को, जो भी ट्रेड कर रहे हैं ट्रेडर्स को, जिसकी वजह से ट्रेड और भी ज़्यादा लार्ज स्केल पे होने लग गया। अगर ये लोग नहीं होते तो इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट ना तो हो पाते, ना कोई समझा पाता, तो लार्ज स्केल ट्रेड भी नहीं हो पाता। लेकिन ये थे तो इनकी डिमांड भी बढ़ने लगी। और ये लॉयर्स वगैरह कब बनते हैं? लॉ पढ़ने के बाद। तो लीगल स्टडीज़ भी बहुत ज़्यादा उस टाइम पर पॉपुलर थी। लॉ एक पॉपुलर सब्जेक्ट था जिसको काफ़ी लोग परस्यू कर रहे थे। तो यहाँ पे मेनली यूनिवर्सिटी ऑफ पैडुआ एंड बोलोगना, इन यूनिवर्सिटीज़ में मेनली लोग जाते थे लीगल स्टडीज़ के लिए। सेंटर था ये लीगल स्टडीज़ का, ये दोनों यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। पॉपुलर सब्जेक्ट था लॉ। एजुकेशनल जो प्रोग्राम्स होते थे यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी, जैसे अब हम पढ़ते हैं ना बीकॉम वगैरह, बीए वगैरह, उस टाइम पे जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स थे वो, ये एक तरीके से उनका मकसद था बताने का कि जो रिलीजियस टीचिंग्स हम लेते हैं चर्चेज़ के थ्रू, वो ही नहीं है बस जहाँ से हमें नॉलेज मिलेगी। इसके अलावा भी और कुछ बहुत जानना है हमें जो हम पढ़ाएंगे यूनिवर्सिटीज़ में। और ये जो कल्चर स्टार्ट हुआ नया, चेंज एकदम से शिफ्ट हो गया, रिलीजियस टीचिंग से फोकस थोड़ा सा हट गया और चीज़ों पे भी जो जाने लगा, इस कल्चर को क्या बोलने जाने लगा? ह्यूमनिज्म। देखो और डिटेल में समझ आया होगा। बाय 19th सेंचुरी हिस्टोरियन, किन्होंने नाम दिया ये ह्यूमनिज्म का? 19th सेंचुरी में जो हिस्टोरियन से जो थे, जो देख रहे थे पहले क्या होता था और अब क्या चेंज आ रहा है। लेकिन देखो ये जो चेंज आ रहा है ना स्टडीज़ में, जो पहले रोमन कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं और चीज़ों पे फोकस बदल रहा है। पहले किसी और चीज़ पे फोकस था, अब लोग साइंटिफिकली ज़्यादा सोच रहे हैं। इस चेंज को किसने रिप्रेजेंट किया? फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने। ये एक बंदा है पेट्रैक, उसके बारे में और आगे हम बताएंगे। अभी के लिए इतना समझो। 15th सेंचुरी में क्या हुआ? जो ह्यूमनिस्ट टर्म थी वो किसके लिए यूज़ की जाती थी? देखो 19th सेंचुरी से पहले भी ये टर्म यूज़ करी जा चुकी है, बट किसके लिए? मास्टर्स के लिए, जो पढ़ाते थे ग्रामर, पोएट्री, हिस्ट्री और मोरल फिलोसफी, जो ये सब्जेक्ट पढ़ाते थे टीचर्स, उनको क्या बोला जाने लगा? ह्यूमनिस्ट। क्योंकि देखो रिलीजन स्टडीज़ से अलग कुछ पढ़ा रहे हैं ना, आपको अलग नॉलेज दे रहे हैं जो कि मोरालिटी पे बेस्ड है, नैतिकता पे बेस्ड है, रीज़न पे बेस्ड है, एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। ऐसी कुछ भी नहीं है खोखली चीज़ बता दियो। ह्यूमैनिटीज़ जो सब्जेक्ट है वो कहाँ से डराइव हुआ? वर्ड कहाँ से डराइव हुआ? ह्यूमैनिटास लैटिन वर्ड है, उससे ये निकला, ह्यूमैनिटीज़ बना, जिसका ह्यूमैनिटास का मतलब है कल्चर। एक कल्चर ही डेवलप हुआ ना नया, यूज्ड मैनी सेंचुरीज अगो। ऐसा नहीं है ये इस टाइम 19th सेंचुरी में यूज़ हो रहा है तो तभी एक इन्वेंशन हुई है भाई, काफ़ी सेंचुरीज पहले से यूज़ किया जा रही है ये टर्म। और किसके द्वारा? रोमन लॉयर एंड एसेसिस्ट। ये जो रोमन लॉयर बंदा है इसका इसी टाइप, एक था रोमन लॉयर, एक एसाइस्ट सिसेरो, अ कंटेम्प्रेरी ऑफ जूलियस। एक तो नाम बड़े अजीब अजीब है भाई इनके, इन लोगों के द्वारा ये यूज़ किया जा चुका था बहुत पहले। अब ये जो ह्यूमैनिटीज़ में जो सब्जेक्ट्स थे ये रिलीजन से नहीं निकाले हुए थे कि रिलीजन से ही रिलेटेड नॉलेज पढ़ा रहे हो या वो, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, रिपीट कर रही हूँ बार बार, क्योंकि मेन फोकस इस चैप्टर का यही है कि लोग साइंटिफिकली ज़्यादा सोचने लग गए। एम्फसाइज्ड स्किल्स डेवलप बाय स्टूडेंट इंडिविजुअल्स। अब पहले डिस्कशन और डिबेट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, क्योंकि जो चर्च ने कह दिया भाई वही मान लिया, ना कोई डिस्कशन है ना कोई काउंटर कर रहा है, ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों, कोई क्वेश्चन ही नहीं करता था। लेकिन अब क्या हो गया भाई, डिस्कशन पे ज़्यादा फोकस करने लग गए, डिबेट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए। एक बंदा था ये जियोवैनी पिको डेला मिरांडोला इसने लिखा इम्पोर्टेंस ऑफ डिबेट के बारे में अपनी इस बुक में, ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन। मतलब इतनी इंपॉर्टेंस बढ़ रही थी कि डिबेट इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। प्लेटो और एरिस्टोटल बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स जिन्हें माना जाता है, इन्होंने क्या बोला? फॉर अटेनमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ ट्रुथ। अगर किसी को सच जानना है, सच की नॉलेज लेनी है कि एक्चुअली सच क्या है, तो उसके लिए डिबेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिबेट एक तरीके से माइंड के लिए एनर्जी बनाती है।
जैसे एक जिम्नास्ट के लिए फिज़िकल एनर्जी ज़रूरी है ना, वो उसको फिज़िकल एक्टिविटी से मिलती है, ऐसे माइंड को जो एनर्जी मिल रही है वो डिबेट से मिल रही है, जो माइंड को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। ठीक है, ये लोग ये मानते थे और ये इन्होंने बोला था। अब दीज रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़, अब जितने जितने ये चेंजेस आ रहे हैं, ये रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ आ रहे हैं, इन इन सब आइडियाज़ ने अटेंशन किन की ली? यूनिवर्सिटीज़ की, जो बाकी की और भी यूनिवर्सिटीज़ की, जो भी ये चेंजेस हो रहे थे इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जो आइडियाज़ शेयर हो रहे थे, बाकी की यूनिवर्सिटीज़ भी उनसे इंस्पायर होने लगी। जैसे कि एक न्यू यूनिवर्सिटी बनी कहाँ पे? पेट्रैक्स ओन होम टाउन ऑफ फ्लोरेंस, जो अभी एक इंसान के बारे में मैंने आपको बताया था ना, जिसने ये चेंजेस को वो करा, रिप्रेजेंट करा। ये देखो, फ्रांसेस्को पेट्रैक, इसने इस चेंज को, जो चेंज आया स्टडी में, इम्फेसिस पे कि किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे स्टडी में, उसको रिप्रेजेंट किया इसने, फ्रांसेस्को पेट्रैक ने। अब इसी का टाउन था, होम टाउन जो होता है फ्लोरेंस, जो कि इटली की एक सिटी है, उसमें नई यूनिवर्सिटी बनी। उस यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी भी कहाँ से इंस्पायर हुए? बाकी की ये जो रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ शेयर हो रहे थे, इन सबसे इंस्पायर होकर यहाँ पे भी इसके टाउन में खुद के में यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हो गई। नॉट अ सेंटर ऑफ ट्रेड टिल 13th सेंचुरी, बट इन 15th सेंचुरी थिंग्स चेंज। अभी फ्लोरेंस जो सिटी थी, ये 13th सेंचुरी तक तो ये एक सेंटर, जहाँ पे मेनली माना जाता है ट्रेड के लिए फेमस, 13th सेंचुरी तक तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन 15th सेंचुरी तक आते आते चीज़ें बदली, मतलब बेटरमेंट हुई, ट्रेडिंग यहाँ पे होना शुरू हुई, और इस लेवल पे चीज़ें बढ़नी शुरू हुई कि इस सिटी को ग्रेट सिटीजन्स एंड वेल्थ के लिए जाने लगा। मतलब इतने स्कॉलर्स निकले यहाँ से जिनके नाम से ये सिटी फेमस हुई। वेल्दी बहुत ज़्यादा सिटी हो गई, गरीब सिटी की थी, बहुत पैसा था, अच्छे खासे इतने स्कॉलर्स हैं, तो वेल्थ भी वहाँ पे अच्छी खासी थी। देखो 13th सेंचुरी तक ट्रेड भी नहीं हो रहा था ढंग से, लेकिन 15th सेंचुरी में कितनी चीज़ें बदल गई। अब इन फेमस सिटीजन्स में से एक था डांटे एलिगेरी। ये कौन था? एक नॉर्मल ले मैन था जिसने लिखा था रिलीजियस थीम्स के बारे में। ठीक है, और एक दूसरा बंदा था गियोटो, जो एक आर्टिस्ट था जिसने लाइफ लाइक पोर्ट्रेट्स बनाए, जो बिल्कुल रियल पोर्ट्रेट्स लगते थे, जैसे इसमें जान है। ये दो फेमस बंदे थे जिन यहाँ के फ्लोरेंस के। और इस सिटी को मोस्ट एक्साइटिंग इंटेलेक्चुअल सिटी बोला जाने लगा। इंटेलेक्चुअल मतलब बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं यहाँ पे, जब भी तो इंटेलेक्चुअल सिटी बोला गया। इतने अच्छे अच्छे स्कॉलर्स निकल रहे हैं यहाँ पे, पढ़े लिखे लोग। इटली में ही थी ये सिटी, ये तो मैंने बताया। और इस सेंटर ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी भी बन गई। जब यहाँ पे ऐसे ऐसे आर्टिस्ट होंगे तो यहाँ पे आर्ट तो बढ़िया होगी, क्रिएटिव लोग होंगे ही होंगे, तो ये इस चीज़ों का सेंटर बन गया ये सिटी फ्लोरेंस। अब रेनेसा मैन एक टर्म यूज़ की जाने लगी। किन लोगों को बोला जाता है? रेनेसा का मतलब तो तुम्हें पता ही है, पुनर्जन्म, है ना, रीबर्थ। तो किसको बोले जाने लगा? अ पर्सन विद मैनी इंटरेस्ट एंड स्किल, मतलब जिस इंसान में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत चीज़ों में उसको इंटरेस्ट है और स्किल्स है, टैलेंट है उसके अंदर, तो उसको बोले जाने लगा रेनेसा मैन। उसी टाइम पीरियड का रेनेसा मैन मतलब वो एक पर्सन जो स्कॉलर भी है, डिप्लोमेट भी है, थियोलॉजियन भी है, आर्टिस्ट भी है, सब एक में ही कंबाइंड है। मतलब सिर्फ एक ही नहीं है, वो बहुत सारे अलग अलग टैलेंट है एक ही इंसान में, उसे बोलते थे रेनेसा मैन। अब ये सब तो हमने जान लिया कितने चेंजेस है, क्या है। अब ह्यूमनिस्ट जो थे, जो लोग थे ह्यूमनिस्ट, वो हिस्ट्री को किस तरीके से, किस नज़रिए से देखते थे, वो पढ़ेंगे। अब ह्यूमनिस्ट जो थे वो ये बोलते थे, दे थॉट दे वर रिस्टोरिंग ट्रू सिविलाइजेशन आफ्टर सेंचुरी ऑफ डार्कनेस। मतलब पहले का जो टाइम था ना, एक बहुत पहले डार्क टाइम था, जो बिल्कुल बेकार टाइम, लड़ाई वड़ाई वाला, सब कुछ डिस्ट्रॉय होने वाला, मतलब अनईजीनेस, बिल्कुल भी पीस नहीं थी जो टाइम पीरियड पहले का था, उस टाइम को ये बोलते थे डार्क एज। और अब जो हो रहा था ये बोल रहे थे उसको ट्रू सिविलाइजेशन, और कह रहे थे कि हम ही चेंजेस के थ्रू ये ट्रू सिविलाइजेशन में डार्क एज से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं सोसाइटी को। अब डार्क एज कब, किस पीरियड को ये बोल रहे थे? जो रोमन एम्पायर जब गिरा, कोलैप्स हुआ, उसके बाद के टाइम को क्या बोलने लग गए? डार्क एज के नाम से, क्योंकि तब सब बर्बाद हो गया था, तहस हो गया था, तो डार्क एज के नाम से बोल रहे थे उसको। अब जो स्कॉलर्स थे और उन्होंने अज्यूम किया न्यू एज कब स्टार्ट हुई, ये तो हो गई डार्क एज। न्यू एज इन्होंने मानी जो यूरोप में 14th सेंचुरी से शुरू हुई, और ये तो बात हो गई न्यू एज की। ये हो गई डार्क एज की, जो रोमन एम्पायर के बाद की है, फॉल होने के बाद की। तो बीच की एज जो रोमन एम्पायर के 1000 साल बाद, फॉल होने के 1000 साल बाद जो स्टार्ट हुई, उसे बोला गया मिडिल एज, मिडीवल एज, बीच की एज। देखो
पहले रोमन एम्पायर फॉल हुआ, उसके जस्ट बाद की एज क्या हो गई, डार्क एज। अब डार्क एज के बाद 1000 ईयर्स बाद जब चीज़ें थोड़ी अच्छा होनी शुरू हुई, थोड़ी बेटर होनी, उसको बोला गया मिडीवल एज। और उसके भी बाद कौन सी एज, न्यू एज, जिसकी जो कब से स्टार्ट हुई, 14th सेंचुरी से। स्कॉलर्स ने ये एक ना टाइम पीरियड को डिवीजन सी बना दी कि ये डार्क एज का टाइम था, फिर मिडीवल एज शुरू हुई और फिर न्यू एज। अब मिडीवल एज में क्या चीज़ें स्पेसिफिक थी कि कंप्लीट कंट्रोल जो चर्च का था लोगों के माइंड पे, दैट ऑल लर्निंग ऑफ ग्रीक, क्या है ये, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ चर्च ओवर मेंस माइंड, दैट ऑल द लर्निंग ऑफ ग्रीक्स एंड रोमन्स हैड बीन ब्लॉटेड आउट। मतलब पहले क्या होता था, मिडल एज में जो चर्च था वो पूरा लोगों के दिमाग पे कंट्रोल कर रहा था, जो चर्च ने कह दिया वही। अब तो देखो जो चेंजेस की बात करें उसमें तो ये चीज़ डिक्लाइन हुई ना, लेकिन ये मिडल एज की बात बता रही हूँ आपको। और ये पीरियडाइजेशन जो ह्यूमनिस्ट ने यूज़ की और लेटर स्कॉलर्स ने, जो मैंने आपको अभी बताई, वो स्पेसिफिकली ये थी। देखो 5th सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक मिडल एजेस, 5th सेंचुरी से 9th सेंचुरी तक डार्क एजेस। इन्हें पहले ये लिखना चाहिए था, कन्फ्यूजन तो खुद करवाते हैं ये। डार्क एज आई पहले रोमन एम्पायर के फॉल के बाद, ठीक है, 5th से 9th सेंचुरी के बाद। और फिर 5th से 14th सेंचुरी के बाद क्या आई, मिडल एज। फिर 9th से 11th सेंचुरी के बाद आई अर्ली मिडल एज। फिर लेटर, ये नहीं करना कन्फ्यूज हो जाओगे, अर्ली मिडल एज, फिर लेटर मिडल एज। और 15th सेंचुरी के बाद मॉडर्न एज, जिसे ये न्यू एज बोल रहे हैं। बस समझ लो, ये रटना नहीं है। देखिए रिसेंट हिस्टोरियंस आफ्टर मोर रिसर्च हैव क्वेश्चन। अब के हिस्टोरियंस आए ना लेटर नई मॉडर्न एज में, उन्होंने इस डिवीज़न पे क्वेश्चन किया कि क्या मतलब कुछ भी मन किया उसको डिवीज़न बना दी। और उन्हें ये लगा कि ये अनफेयर है किसी भी पीरियड को ऐसे लेबल करना ना, जबकि बिना यूरोप के बारे में और चीज़ें जाने बगैर ही आप ऐसे कर रहे हो। और भी चीज़ें बहुत सारी है जिससे फिगर आउट करो। ऐसा नहीं है कि कोई एज को डार्क एज बोल दिया तो सब कुछ डार्क ही था, वहाँ कुछ अच्छा ही नहीं था। तो ये डार्क एज टाइटल भी एक देना गलत है, ये रिसेंट हिस्टोरियंस बोलने लग गए जब इन्होंने और रिसर्च करी तो, क्योंकि उस टाइम पे अच्छी भी तो चीज़ें थी ना कुछ। अब ये तो हमने बात कर ली ह्यूमनिस्ट कैसे चीज़ों को देख रहे थे, जो नई एज के ह्यूमनिस्ट है। अब साइंस एंड फिलॉसफी की जब हम बात कर रहे थे, कोई इतनी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, लोग एस्ट्रोनॉमी में वो कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स पे अपने कंक्लूजन निकाल रहे हैं एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। तो अरब्स का क्या कंट्रीब्यूशन था साइंस और फिलॉसफी में, वो हम पढ़ते हैं। अब राइटिंग्स ऑफ ग्रीक्स एंड रोमन्स, जितने भी ग्रीक्स और रोमन्स थे उनकी राइटिंग्स जो थी वो मॉन्क्स उनसे फेमिलियर थे। जितने भी मॉन्क्स वगैरह थे, क्लर्जीमैन थे, वो इन्हीं की राइटिंग्स को पढ़ते थे मिडल एज में, ठीक है। 14th सेंचुरी में क्या हुआ, स्कॉलर्स रेड ट्रांसलेटेड वर्क्स ऑफ ग्रीक राइटर। लेकिन 14th सेंचुरी में देखो जो स्कॉलर्स हैं नए वाले, वो ट्रांसलेटेड वर्क पढ़ते थे। ग्रीक और रोमन जो लिखते थे वो तो वो पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन ट्रांसलेशन वाला वर्जन वो पढ़ते थे। जैसे कि कौन से स्कॉलर पढ़ रहे थे भाई, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। अभी पहले भी बताया था आपको। प्लेटो को पता है क्या अरेबिक पे बोलते थे, अफलातून, और एरिस्टोटल को अरिस्तु। वर्क ऑफ ग्रीक राइटर्स। अब अरब की कंट्रीब्यूशन कहाँ से आई भाई इसमें, हम तो अरब की कंट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे। अब अरब की ये कंट्रीब्यूशन थी कि ये जो वर्क्स थे अगर इनको कोई बचा के ही नहीं रखता, प्रिजर्व करके ही नहीं रखता, तो क्या ये नए स्कॉलर्स उनको पढ़ पाते, नहीं ना। तो ये काम प्रिजर्वेशन का किसने करा, अरब ट्रांसलेटर्स ने। इन्होंने ट्रांसलेट किया एंशिएंट मन्यूस्क्रिप्ट्स को, जो पहले की चीज़ें लिखी गई लोगों के द्वारा, मन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी गई, उनकी थ्योरीज वगैरह, उनको इन्होंने ट्रांसलेट करा। इसीलिए वो सेव भी रही, ताकि ये पढ़ पाए नए नए बंदे, वरना ये सेव ही नहीं कर पाते, ट्रांसलेट ही नहीं कर पाते, तो ये क्या इनको पता भी चलता लोगों ने पहले क्या लिखा, नहीं ना। और ये जो ग्रीक्स के वर्क थे, इन्होंने किन किन चीज़ों के बारे में लिखा हुआ था, क्या ऐसी चीज़ें थी भाई जो इतनी इंपॉर्टेंट लगी इन्हें प्रिजर्व करें, नेचुरल साइंस के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, केमिस्ट्री, इन सब चीज़ों के बारे में लिखा। उसको लेटर स्कॉलर्स ने भी पढ़ा। एक इंसान था इब्न सीना, वन अमंग द मैन ऑफ विजडम इन इटालियन वर्ल्ड। इटली में बहुत समझदार इंसान, विजडम वाला इंसान बोला जाता था, इसे इब्न सीना नाम था। एक मुस्लिम राइटर था, अरब फिजिशियन एंड फिलोसोफर। और बुखारा, अरब की कंट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं तो उसी की बात हुई है। ये एक फिजिशियन था और फिलोसोफर था, बुखारा का, सेंट्रल एशिया जगह में है ये जगह। फिजिशियन, फिजिक्स में फेमस, ओहो, इब्न सीना। एक दूसरा था अल रज़ी, जिसने लिखी मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया। ये देखो क्या मेडिसिन बना रहा है कुछ। दूसरा था इब्न रुश्द, जो अरब फिलोसोफर था, स्पेन का। इसने क्या किया भाई, इसने जो
एक फ़िलोसफिकल नॉलेज और रिलीजियस बिलीफ के बीच में जो कन्फ्लिक्ट सा चलता था दोनों में, उसको सॉल्व करने की इसने कोशिश करी कि एक कॉमन ग्राउंड पे मैं आ जाऊँ, कि ना इसको पूरा गलत बताऊँ ना इसको पूरा गलत बताऊँ, कोई बेस निकाल लूँ मिडवे। और इसका जो मेथड था ये किसने अडॉप्ट किया? क्रिश्चियन थिंकर्स ने, जो बाद में क्रिश्चियनिटी को पढ़ रहे थे और थिंकर्स थे जो और भी स्कॉलर्स वगैरह। इन यूनिवर्सिटीज़ करिकुला कंटिन्यू टू बी डोमिनेटेड बाय लॉ, मेडिसिन, थियोलॉजी। बस लेकिन जो बाद में यूनिवर्सिटीज़ थी वहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा था वो ज़्यादा क्या पढ़ाया जा रहा था? लॉ, मेडिसिन एंड थियोलॉजी पहले की ही तरह। और ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट जो थे वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गए। कहाँ पे? स्कूल्स में भी। पहले तो यूनिवर्सिटीज़ भी थे लेकिन टाइम के साथ साथ वो स्कूल में भी पढ़ाए जाने लगे, जैसे अब आप पढ़ रहे हो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स, आर्ट्स, हिस्ट्री वगैरह। जस्ट इन इटली, बट नॉट जस्ट इन इटली, सिर्फ इटली के स्कूल्स में ही नहीं पढ़ाया जा रहा था, स्प्रेड हो रही थी ह्यूमैनिटीज़, और भी यूरोपियन कंट्रीज़ में स्प्रेड हुई। लेकिन उस टाइम पे ना ये सारा स्कूल्स वगैरह किसके लिए ओपन थे? बॉयज़ के लिए। बताओ, गर्ल्स पे तो कोई ध्यान ही नहीं था। इंडिया ही है बस सबसे अच्छा। आर्टिस्ट एंड रियलिज्म, फॉर्मल एजुकेशन की यहाँ पे बात होती है। अब हम पढ़ेंगे कि आर्टिस्ट जो हैं भाई, जिन्होंने आर्ट प्रिजर्व करी, जिसकी वजह से अब ये चेंजेस आए, जो कि शो होते हैं आज के टाइम की बिल्डिंग्स और उसके टाइम पहले के टाइम की बिल्डिंग्स में फ़र्क दिखता है ना आर्टिस्ट की वजह से ही। तो ये जो चेंजेस आए आर्टिस्ट का, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रियलिटी दिखाते हैं, वो नॉर्मल जो हिस्ट्री थी और उसको बोरिंग बुक्स के में हम पढ़े विदाउट पिक्चर्स के, बिना किसी एविडेंस के, तो कितना बोर हो जाएगा। आर्टिस्ट तो हैं जो इन्होंने चीज़ों में जान डाली, तो उनके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। देखो, फॉर्मल एजुकेशन नॉट द ओनली वे थ्रू विच ह्यूमनिस्ट शेप्ड द माइंड्स ऑफ देयर एज। मतलब सिर्फ पढ़ाने से, बुकिश नॉलेज से ही ह्यूमनिस्ट ने लोगों को के माइंड को शेप नहीं किया। उन्होंने आर्ट का भी सहारा लिया, जिससे लोगों को नॉलेज दी। आर्किटेक्चर के थ्रू इन सब चीज़ों को भी उन्होंने इम्पोर्टेंस दी। सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन ही नॉलेज की एक वे नहीं बताई उन्होंने। और जैसे कि देखो, आर्ट की इम्पोर्टेंस, प्रेइंग हैंड्स का मतलब, ये एक स्केच बनाया इसने। इससे क्या पता चला? एक इटालियन कल्चर के बारे में पता चलता है जो 16th सेंचुरी में था। हाथ जोड़ने से क्या, व्हेन पीपल वर डीपली रिलीजियस पीपल थे उस टाइम पे, ये पता चला। और पता चला कि सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस था लोगों में अपनी एबिलिटी में। देखो उसने कितना अच्छा बनाया, कॉन्फिडेंस है ना, खुद एक इंसान ने ही तो बनाया ये स्केच, और बिल्कुल परफेक्ट, नियर परफेक्शन से बनाया। टू अनरेवल द मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड यूनिवर्स, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें बन रही है, तो इससे क्या पता चलता है एक इंसान क्या क्या कर सकता है, कितना केपेबल है वो। यूनिवर्स में जो वो चाहता है वो कर ही सकता है। उसका एक एग्जाम्पल है ये प्रेइंग हैंड्स का स्केच। ठीक है, अब आर्टिस्ट जो थे वो इंस्पायर होते थे पिछले जो पास्ट के वर्क्स हैं उनको पढ़ के, और जो कुछ पहले की चीज़ें रह गई रोमन कल्चर की, उनसे इंस्पायर हो के उन्होंने चीज़ें बनाई। और फ्रेगमेंट्स ऑफ आर्ट्स वर डिस्कवर्ड इन द रूइंस ऑफ एंशिएंट रोम एंड अदर डेजर्टेड सिटीज़। मतलब जो पहले का रोम था उसकी जो सामान, जो फॉल ऑफ रोम तो वही क्या था, लेकिन जो आर्किटेक्चर था उसका वो तो बचा हुआ था ना, कुछ तो डिज़ोल्व हो गया, लेकिन कुछ रिमेन्स बाद में मिले, वो भी हेल्प की आर्टिस्ट को इंस्पायर होने में। और जो आर्टिस्ट थे वो उस टाइम के लोग ना बहुत ज़्यादा फिगर्स को एडमायर करते थे, जो ऐसी मूर्तियाँ वगैरह बनी होती, तो इससे लोगों को अच्छा लगता था ये सब देखना, तो आर्टिस्ट भी यही चीज़ बनाते थे। सब उन्हें भी बनाना पसंद था, ऐसे ऐसे स्कल्पचर जो रियल लाइफ से स्कल्पचर्स लगे जैसे इनमें जान है, इतनी परफेक्शन से बनाते थे। इटालियन स्कल्प्टर्स वांट टू कंटिन्यू दैट ट्रेडिशन। जो पहले का ये ट्रेडिशन था ये सब बनाने का, वो उन्होंने कंटिन्यू रखा बाद में भी। इन 1416 डोनाटेलो ब्रोक न्यू ग्राउंड विद हिज लाइफ लाइक स्टैचूज। ये जो बंदा था इसने तो जो मस्त स्टैचूज बनाए, इनसे तो और भी ज़्यादा चेंज शो होने लग गया। एकदम ऐसे बनाता था रियल, ये देखो लग रहा है ना रियल सा। इस तरीके से उसने बनाए स्टैचूज़, लाइफ लाइक स्टैचूज़ 1416 में। आर्टिस्ट जो थे वो बिल्कुल एक्यूरेट बनाने के लिए किसकी हेल्प लेते थे? साइंटिस्ट के वर्क की। जैसे कि उन्होंने देखो यहाँ पे बोन्स वगैरह बनानी है, नसें बनानी है जो बिल्कुल रियल लगे, तो उसको वो देखने जाते थे लेबोरेटरीज़ में, मेडिकल स्कूल्स की, ताकि अच्छे से बिल्कुल परफेक्टली चीज़ें बन पाए। एक था एंड्रियस वेसालियस,
फर्स्ट टू डिसेक्ट ह्यूमन, ये पहला बंदा था जिसने बिल्कुल ह्यूमन बॉडी के एक एक पार्ट को ढंग से बनाया, जहाँ से मॉडर्न फिजियोलॉजी की बिगिनिंग स्टार्ट हो गई। इसके बाद से, इस इवेंट के बाद से मानने जाने लग गया फिजियोलॉजी के बारे में, कि मॉडर्न फिजियोलॉजी जो आज हम पढ़ते हैं। एक दूसरा इंसान था लियोनार्डो दा विंची, ये तो बड़ा फेमस है, देखो जिसने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई, उसी टाइम का था ये। इसने खुद का भी देखो सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया, एक अपनी खुद की तस्वीर। इसके इंटरेस्ट बोटैनी में भी थे, एस्ट्रोनॉमी से लेके मैथ्स आर्ट सब में इंटरेस्ट था। ऐसे ये कि पर्टिकुलर तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ बताओ, रेनेसां मैन का, है ना, जो ऑल इन वन मैन होता है। मोनालिसा की देखो कितनी प्यारी तस्वीर बनाई इसने। और लास्ट सपर जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये देखो इसकी पेंटिंग बनाई, ये है ना जीसस क्राइस्ट। और ये जो था लियोनार्डो दा विंची, इसका ड्रीम था कि ये भी उड़े उड़ने का इसका मन था। तो इसने ना बहुत साल बिता दिए बर्ड्स को देखने में, जैसे बर्ड्स उड़ रही थी, कैसे उड़ रही है, क्या कर रही है, टेक्निक यू काफ़ी ऑब्जर्व किया इसने उसको। एंड इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उसने क्या बनाई, एक फ्लाइंग मशीन। ही साइंस हिज नेम, और अपना नाम कैसे साइन करते थे ये, लियोनार्डो दा विंची डिसाइपल ऑफ एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही जिसने चीज़ें करी, ये नहीं बिलीव कोई अंदर नहीं चल रहा है। पेंटर्स डिड नॉट हैव ओल्डर वर्क्स टू यूज एज अ मॉडल, बट दे लाइक स्कल्प्टर्स पेंटेड एज रियलिस्टिकली एज पॉसिबल, मतलब जो पेंटर्स थे उनके पास कोई पुराना वर्क तो था नहीं, देखो इतना डिस्ट्रॉय हो गया था कि मॉडल की तरह यूज़ कर ले उसको, लेकिन उन्होंने चीज़ें ऐसी पेंट करी ना जो बिल्कुल रियल लगी। उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश करी, और रियल कैसे लगी, 3D पेंटिंग्स आने लगी, 3 डायमेंशन क्वालिटी वाली, विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल नॉलेज की हेल्प ली, ताकि क्या परस्पेक्टिव परफेक्टली आना चाहिए। और जो लाइट में चेंजेस आ रहे हैं उसके चेंजेस को नोट किया ताकि अच्छे से डिफरेंसेस दिखे कलर में, और ऑयल यूज़ किया ताकि कलर उभर के आए, रिचनेस आए कलर में। कलर एंड डिज़ाइंस ऑफ मैनी पेंटिंग्स वर इन्फ्लुएंस, जो भी डिज़ाइन होते थे उस टाइम पे पेंटिंग्स के, वो कहाँ से इन्फ्लुएंस हुए, चाइनीज़ और पर्शियन आर्ट से, जो कि मंगोल्स ने अवेलेबल कराई। देखो मंगोल्स की भी कंट्रीब्यूशन है। आर्किटेक्चर, अब आर्किटेक्चर की बात करें, देखो इस टाइप का आर्किटेक्चर था चेंजेस आने के बाद। रोम सिटी रिवाइव हुई कब, 15th सेंचुरी में। इटालियन आर्किटेक्चर 16th सेंचुरी में कॉपी किया जाने लगा कहाँ से कॉपी किया इटालियन आर्किटेक्चर, इम्पेरियल रोमन, जो पहले का रोमन एम्पायर था वहाँ से कॉपी कर करके इटली में नए नए आर्किटेक्चर बनने लग गए। और इस नए स्टाइल को क्या बोलने जाने लगा, जो पहले का स्टाइल था ना उसको क्या नाम दे दिया कि क्लासिकल स्टाइल है। ओके, नई टाइम में बना रहे हैं पुरानी चीज़ों का, और उसको क्या नाम दिया इन्होंने, क्लासिकल। पोप्स, वेल्दी मर्चेंट एक्सेट्रा एम्प्लॉयड आर्किटेक्ट्स हू वर फेमिलियर विद क्लासिकल आर्किटेक्चर। जो पोप्स होते थे, जो कहीं कहीं पे तो पोप जो था पॉलिटिकल फिगर था ही स्ट्रॉन्गर, चर्च का जो हेडमैन था, स्टार्टिंग में दिखाया था आपको। और जो बड़े बड़े रिच मर्चेंट थे वो किन को एम्प्लॉय करते थे, आर्किटेक्ट्स को, जो फेमिलियर हो पहले के आर्किटेक्चर से, जब भी तो वो नया बना पाएंगे वैसे ही। सम इंडिविजुअल्स वर स्किल्ड इक्वली एज पेंटर, कुछ लोग ऐसे थे जो पेंटर भी थे, स्कल्प्टर्स भी थे और आर्किटेक्ट्स भी थे, ऑल इन वन। रेनेसां मैन एक था उन्हीं में से। ये जो बंदा था मिकेलैंजेलो इसने क्या किया, ये आर्टिस्ट वन ऑफ द आर्टिस्ट था, इसने इस कितनी अच्छी सिस्टीन चैपल में सीलिंग बनाई, पेंट की। ये देखो पोप के लिए पोप ने इससे काम करवाया, ये देखो क्या मस्त सीलिंग पेंट करी है। और एक डिज़ाइन ऑफ डोम इसने बनाया कहाँ पे, सेंट पीटर्स चर्च में। ये देखो ये डिज़ाइन इसने किया, और ये इसने पेंट करी ये, ठीक है, सिस्टन चैपल में सीलिंग। क्या मस्त आर्टिस्ट है, देखो क्या वर्क है इसका। इन्हीं लोगों की वजह से तो ये चेंजेस मार्क हुए। मेन क्या चेंजेस आए हैं, कुछ स्कॉलर्स की वजह से, कुछ आर्टिस्ट की वजह से, कुछ अच्छे ह्यूमनिस्ट की वजह से, जो साइंटिस्ट की वजह से। अब एक दूसरा ऐसे ही था, एक फिलिपो, जिसने क्या डिज़ाइन किया, ड्यूमो ऑफ फ्लोरेंस, जो मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, डोम सा जो बनने शुरू हो गए थे। जब भी तो देखो इटली रोम में जाओगे ऐसे ही स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे। तो ये डोम इन्होंने बनाया कहाँ पे, फ्लोरेंस में, फिलिपो ने।
अनदर रिमार्केबल चेंज, और एक रिमार्केबल चेंज क्या था, आर्टिस्ट वर नोन इंडिविजुअली, मतलब आर्टिस्ट को इंडिविजुअली जाने जाने लगा उनके नाम से, ना कि एक ग्रुप का मेंबर होने के लिए ही जानते थे, जैसे कि कोई इस ऑर्डर का है कोई इस ऑर्डर का, बस उससे आगे उनकी कोई इंडिविजुअलिटी ही नहीं थी। लेकिन अब आर्टिस्ट को उनके टैलेंट की वजह से इंडिविजुअली जाने जाना लगा उनके नाम से। और जो हम प्रिंटेड बुक्स की जब हमने बात करी उसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। देखो उसकी वजह से कितने चेंज आए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। तो प्रिंटेड बुक्स के बारे में पता क्या क्या जाने लगा, वॉट वॉज रिटन इन इटली ट्रैवल टू अदर कंट्रीज, मतलब इटली में जो लिखा गया वो बाकी कंट्रीज़ में ट्रैवल किया। अब वो बाकी कंट्रीज तक कैसे जाएगा अगर प्रिंटेड बुक्स ही नहीं होगी तो प्रिंटेड बुक्स की वजह से ये चीज़ पॉसिबल हो पाई कि यहाँ की लिखी गई चीज़ें और जगह भी पढ़ी जाने लगी। और इस ग्रेट रिवॉल्यूशन को कब हुई ये ग्रेट रिवॉल्यूशन, 16वीं सेंचुरी में, जिसे बोला जाने लगा मास्टरी ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंटिंग, मतलब प्रिंटिंग जो एक टेक्नोलॉजी है उसकी मास्टरी हो गई थी 16वीं सेंचुरी में, रिवॉल्यूशन आ गई थी इससे कंट्रीज़ में। इसके लिए यूरोपियंस को ही वो दी जाता है इसका सारा क्रेडिट। सारे लोग किसको क्रेडिट देते हैं, यूरोपियंस को, कि ये इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट ना की होती तो इतने चेंजेस नहीं आ पाते। और किसको इन्होंने वो दी, यूरोपियंस को नहीं, सॉरी एक मिस्टेक यहाँ पे, ग्रेट रिवॉल्यूशन हुई 16वीं सेंचुरी में, देखो प्रिंटिंग प्रेस की टेक्नोलॉजी हुई इन्वेंट। और यूरोपियंस किसके वो थे इंडेप्टेड, मतलब किसकी वजह से ये चीज़ पॉसिबल हो पाई, चाइनीज़ की वजह से, क्योंकि उन्होंने ट्रेडिंग वगैरह की, डेवलपमेंट हुई चीज़ों की, ट्रेडिंग की वजह से बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ भी इन्होंने एक्सप्लोर करी और नीड हुई, एक्सपेरिमेंट्स हुए, चाइनीज़ की को क्रेडिट दिया प्रिंटिंग के लिए। और मंगोल रूलर्स को, क्यों भाई मंगोल रूलर्स को, क्योंकि यूरोपियन ट्रेडर्स एंड डिप्लोमेट्स बिकेम फैमिलियर विद दिस टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द विजिट टू देयर कोर्ट्स। अब देखो मंगोल रूलर्स जब ट्रेडिंग करते थे तो जो डिप्लोमेट्स भेजते थे इधर से उधर, वो कोर्ट्स में फैमिलियर हो गए थे प्रिंटिंग के थ्रू, और यहाँ पे प्रिंटिंग देख के और जगहों पे भी ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी लोग अडॉप्ट करने लग गए। देखो क्या प्रिंटिंग हो रही है उस लेवल। यूरोप पे तो क्रेडिट जाता ही जाता है, लेकिन इन लोगों के लिए और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इन्होंने की ताकि ये चीज़ पॉसिबल हो पाई। देखो कैसे प्रिंटिंग कर रहे हैं बड़ी बड़ी मशीन से। अब तो छोटा सा प्रिंटर आता है, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, लेज़र प्रिंटर। 3 अदर इम्पॉर्टेंट इनोवेशंस, और क्या क्या इम्पॉर्टेंट इनोवेशन हुई, फायर आर्म्स बनी, कंपास बना, अबेकस बना, जो आज क्लासेस लेते हो आप, अबेकस क्लासेस। अर्लियर फ्यू हैंड रिटन कॉपीज़ ऑफ टेक्स्ट, इससे पहले पता प्रिंटिंग से पहले बस कुछ ही कॉपीज़ होती थी जो हाथ से लिखी जाती थी। अगर कोई चीज़ की कॉपी लिखनी तो वो भी दूसरी कॉपी भी लिख के ही होती थी, ये नहीं प्रिंट कर दी। तो इसीलिए बहुत कम टेक्स्ट होते थे कॉपी वाले, और कम ही लोगों के पास नॉलेज होती थी क्योंकि पढ़ने के सोर्सेज ही कम थे। लेकिन इन 1455 में 150 कॉपी हुई बाइबल की, प्रिंट की गई, जो कहाँ पे, वर्कशॉप ऑफ जोनस गुटेनबर्ग। कौन था ये भाई, जर्मन था जिसने पहली प्रिंटिंग प्रेस बनाई, ये बंदा, ठीक है। इसने 150 बाइबल की कॉपी छापी, और जितनी देर में 150 कॉपियाँ छपी ना, पहले के टाइम पे मॉन्क उसमें एक ही कॉपी लिख पाते थे बाइबल की। बताओ, जहाँ एक कॉपी लिखी जाती थी जितने टाइम में, उसमें 150 छप रही है। किसकी वजह से, प्रिंटिंग प्रेस की वजह से। बाय 1500 मैनी क्लासिकल टेक्स्ट, कई सारे ऐसे क्लासिकल टेक्स्ट थे जो 1500 आते आते प्रिंट किए जाने लग गए। बहुत सारे प्रिंट हो चुके थे इटली में पहले के जो टेक्स्ट थे। प्रिंटेड बुक्स के स्पेसिफिकली बेनिफिट्स अगर हम देखें तो देखो, इनकी कॉपीज़ होने लग गई परचेज, ठीक है। अगर प्रिंटिंग ही नहीं होती तो कॉपीज़ बिक ही नहीं पाती, खरीद ही नहीं पाते लोग। और जो स्टूडेंट्स थे अब वो सिर्फ लेक्चर नोट्स पे डिपेंडेंट नहीं है, वो प्रिंटेड बुक्स को भी रेफ़र कर सकते हैं। आइडियाज़, ओपिनियंस एंड इन्फॉर्मेशन जो भी है लोगों की, जो स्कॉलर्स ने जो लिखी है चीज़ें, वो जल्दी जल्दी फैलने लगी रैपिडली और दूर दूर तक, और लोगों में रीडिंग हैबिट क्रिएट हुई। और इसकी चीफ रीज़न, मेन रीज़न की ह्यूमनिस्ट जो कल्चर है इटली में स्प्रेड हुआ तेज़ी से, वो किसकी वजह से हुआ, प्रिंटेड बुक्स की वजह से। जो भी चेंजेस आ रहे थे, लिख रहे थे लोग, नॉलेज एक दूसरे से पे जा रही थी, लोगों के माइंड और ज़्यादा इवॉल्व हो रहे थे, सोच रहे थे वो चीज़ों के बारे में। तो ह्यूमनिस्ट कल्चर ज़्यादा स्प्रेड होने का कॉन्ट्रीब्यूशन किसकी वजह से हुआ, प्रिंटेड बुक्स की वजह से, ठीक है। 15वीं सेंचुरी के एंड तक इस मेनली स्प्रेड हुआ बहुत अच्छे लेवल पे।
इससे पता चलता है कि पहले की जो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स हुई थी प्रिंटिंग से पहले, वो एक पर्टिकुलर रीजन में ही लिमिट हो गई क्यों रह गई थी, क्योंकि आगे तक आते आते भाई वो इंफॉर्मेशन ही ट्रांसफ़र नहीं हो पाती थी। अब प्रिंटिंग है तो वहाँ इटली में कुछ लिखा गया, हम इंडिया में पढ़ लेंगे। ये दिस इज़ द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बींग। अब ह्यूमन बींग्स के इतनी सारी चेंजेस आ रहे हैं तो लोग चीज़ों के लिए नई तरीके से देख रहे हैं। अब ह्यूमन बींग्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ह्यूमन बींग्स, देखिए ह्यूमैनिटीज़, इंसानियत, हर चीज़ वो हम पढ़ेंगे और अच्छे से। वन ऑफ द फीचर ऑफ ह्यूमनिस्ट कल्चर, ह्यूमनिस्ट कल्चर का एक फ़ीचर ये था कि जो रिलीजन का कंट्रोल था लोगों की ज़िंदगी पे वो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कम हुआ। इटालियंस जो थे वो मटेरियल वेल्थ की तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे, पावर की तरफ, ग्लोरी की तरफ। बट इसका मतलब ये नहीं था कि वो रिलीजन में बिलीव ही नहीं कर रहे थे, मतलब रिलीजन को जितना ज़रूरी है उतनी इम्पोर्टेंस दी, लेकिन बाकी चीज़ों पे उन्होंने फोकस करा। ये नहीं कि मॉन्क्स ही बन जाओ, बाकी कुछ सब मोह माया है। वैसे अल्टीमेट ट्रुथ तो ये है ही, सब मोह माया है, लेकिन उन्होंने और चीज़ों पे भी ध्यान दिया। नॉलेज गेन की, कि अगर हमने जन्म लिया है तो नॉलेज भी हम गेन कर ले, ये जान ले, वो जान ले, ये इन्वेंट कर ले, ठीक है। फ्रांसिस्को बारबेरो जो एक बंदा था, ह्यूमनिस्ट था वेनिस का, उसने लिखा पैम्फलेट में एक्विजिशन ऑफ वेल्थ एज अ वर्च्यू। उसने इस चीज़ को ना डिफेंड करा कि नैतिकता से जो चीज़ कमाई जा सकती है, वेल्थ भी नैतिकता के थ्रू गेन की जा सकती है। ऐसा नहीं है वेल्थ कमाना बुरी बात है। इस बंदे ने इस चीज़ को डिफेंड किया, क्योंकि पहले लोग सोचते थे रिलीजन पे ही जो बिलीव करते थे बस रिलीजियस टीचिंग्स पे, वो तो देखो इन सब चीज़ों से दूर ही करना सिखाती है। लेकिन इसने इस चीज़ को डिपेंड किया कि वेल्थ को भी नैतिकता से कमाया जा सकता है, वो कमाना बुरी बात नहीं है। और एक था लोरेंजो वेल्ला, इसने क्या बिलीव किया और लोगों को बताया कि स्टडी ऑफ हिस्ट्री लीड्स अ मैन टू स्ट्राइव फॉर अ लाइफ ऑफ परफेक्शन। जब इंसान हिस्ट्री के बारे में पढ़ता है तो वो ये देखता है कि पहले कितना गलत था, अब क्या नहीं होना चाहिए, तो एक परफेक्ट लाइफ कैसी होनी चाहिए उसके लिए वो काम भी करने के लिए एक इंसान को इंस्पायर करता है स्टडी करना। और इसने किस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया? जो क्रिश्चियंस बोलते थे कि प्लेजर की तरफ मत भागो, सेटिस्फैक्शन की तरफ मत भागो, उस चीज़ को इसने क्रिटिसाइज़ करा। एट दिस टाइम कंसर्व, अगर लोग प्लेजर की तरफ नहीं भागेंगे तो वो परफेक्शन ला पाएंगे अपनी ज़िंदगी में? नहीं ना, वो तो जैसे है वैसे में खुश रहना सीख जाएंगे। अगर ये चीज़ उनके दिमाग में भरते रहोगे तो जो है वही सही है, जितनी चद्दर है, जितनी चादर है उतने पैर पसारो, ये तो गलत है ना। एक्सपैंड करो भाई अपनी चद्दर, अपनी चादर बढ़ाओ, थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोचो। एट दिस टाइम कंसर्न ऑफ, एक ये भी कॉन्सेप्ट आ गया था कि गुड मैनर्स नाम की भी कोई चीज़ होती है भाई। पोलाइटली बोलना चाहिए, ड्रेस करेक्टली करना चाहिए, सही जगह पे सही टाइप ऑफ कपड़े पहनने चाहिए, और कुछ स्किल्स होने चाहिए मैन ऑफ कल्चर में। ऐसे ही नहीं कोई भी कल्चर ऑफ मैन ऑफ कल्चर किसी को भी बोला जा रहा है, किसी की बातों को फॉलो किया जा रहा है मगर उसमें कोई स्किल ही नहीं है। तो ये सब चीज़ों को भी गुड मैनर्स में इंक्लूड किया जाने लगा, इस पर फोकस ज़्यादा आने लगा। और ह्यूमनिस्ट एक और चीज़ पे बिलीव करते थे कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो खुद केपेबल है अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए, चलाने के लिए, ठीक है, सिर्फ पावर और मनी के थ्रू ही नहीं, इसके अलावा भी। ह्यूमन नेचर वॉज मैनी साइडेड, और ह्यूमन जो है उसका नेचर बहुत तरीके का है, एक ही तरीके के लोग नहीं। ये नहीं है कि कोई मॉन्क बन के रह रहा है तो लोग बस मॉन्क बन के ही रहना चाहते हैं। कोई रिच मर्चेंट रह के भी खुश है, कोई मॉन्क रह के भी खुश है, मतलब अलग अलग टाइप का नेचर है ह्यूमंस का, किसी एक में स्पेसिफिक नहीं बोल सकते कि ऐसे ही जीने का तरीका है। और इसी ह्यूमनिस्ट नेचर जो था, ह्यूमनिस्ट कल्चर था, ये किसके अगेंस्ट था? जो 3 ऑर्डर वाला सिस्टम हमने पढ़ा था, क्लर्जी, नोबल से, बस ऐसे ही ज़िंदगी चलेगी भाई, 3 ऑर्डर्स में सिमट के आप रह जाओगे, इसके अगेंस्ट था कल्चर। और अब वुमन की अगर हम बात करें, वैसे तो आपको आइडिया मिल गया होगा, वुमन की अभी तक तो बात हुई नहीं है, तो क्या ही वुमन पे इम्पोर्टेंस होगी। देखो, न्यू आइडियल ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड सिटीजनशिप, जो यहाँ पे इंडिविजुअलिटी की बात हो रही है इतनी कि एक इंसान को उसके नाम से जाने लगा, सिटीजनशिप की इम्पोर्टेंस बढ़ी, लेकिन यहाँ पे वुमन पे ये चीज़ें अप्लाई नहीं हो रही थी, सिर्फ बॉयज़ पे ये हो रहा था, फोकस मैन पे। अब जो भी मैन थे एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से, बड़ी बड़ी रिच पावरफुल फैमिली से, वो ही ज़्यादातर पब्लिक लाइफ में डोमिनेटिंग थे, और अपनी फैमिलीज़ में डिसीजन मेकर भी वही थे, वुमन की सुनी नहीं जाती थी। और जो उनके लिए दहेज हो जाता वो फैमिली बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया जाता था, जो दहेज ये लेते थे मैन। और अपने लड़कों को ये एजुकेट करते थे कि कल को मेरे बदले में तुम ही मेरा फैमिली बिजनेस संभालोगे, और पब्लिक लाइफ में जो मेरी पोजीशन है वो तुम
उस पे आ जाओगे अगर मैं नहीं रहा तो मतलब मैन ओरिएंटेड चीज़ें चल रही थी। और कई बारी तो यंगर जो सन्स होते थे, छोटे लड़के जो होते थे, उनको चर्च ज्वाइन करने भेज दिया जाता था। यहाँ वुमन की तो बात ही नहीं हुई भाई। देखो वुमन की तो कोई लिमिटेड पब्लिक रोल था, लिमिट के हिसाब से पब्लिकली, और इनकी कोई से नहीं थी, कोई नहीं सुनी जाती थी कि इनका हस्बैंड जो है वो क्या काम कर रहा है, कैसे करना चाहिए उसका काम, कोई से नहीं था वुमन का। और अगर किसी वुमन के लिए दहेज इकट्ठा नहीं हो पाता था अच्छी तरीके से, तो ऐसी बेटियों को कॉन्वेंट्स में भेजने दिया जाता था नन की तरह ज़िंदगी बिताने के लिए। एक नन की तरह जो लाइफ जीते हैं, बिल्कुल कलर लेस लाइफ, एकदम बेकार लाइफ, सादी ज़िंदगी। बेकार तो नहीं कहूँगी, सादी ज़िंदगी। लुक्ड अपॉन एज कीपर्स ऑफ हाउस होल्ड, और बस एक वुमन को इस तरीके से देखा जाता था, घर संभालने वाली बस। इसके अलावा ना उसमें कोई स्किल्स है ना टैलेंट, बस ऐसे ही है घर काम वाली वाइफ। मैरिजेस जो थी एक तरीके से कई बार बिजनेस अलायंस स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी करती जाती थी कि हाँ भाई हमारा बिजनेस स्ट्रॉन्ग होगा और हम उससे शादी कर लेंगे। तो मेन पर्पस ये हो रहा था लोगों का। लेकिन ना वुमन की पोजीशन मर्चेंट्स की फैमिली में इस बेसिक सिनेरियो से थोड़ी अलग थी। अब कैसे अलग थी? देखो जो मर्चेंट्स की फैमिली थी ना, उसमें जो वुमन थी वो अपने हस्बैंड को असिस्ट करती थी शॉप को रन करने में, कैसे ऐसे शॉप चलाओ, उसमें काम भी करती थी वो। और लुक्ड आफ्टर बिजनेस भी देखती थी, संभालती थी जब उनके मेल मेंबर्स दूर किसी काम से गए हुए होते थे। और जो अगर अर्ली डेथ हो जाती थी मर्चेंट की, तो उसकी जो विधवा होती थी वो उसका रोल ले लेती थी, उसकी जगह पे आ जाती थी पब्लिक रोल, वो और भी ज़्यादा उसका बढ़ जाता था परफॉर्म करना, कि उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती थी। लेकिन कंपैरेटिवली हम देखें तो दूसरी साइड पे क्या हो रहा था, जो उनका बेटा था वो ये पोजीशन रिप्लेस कर रहा था, लेकिन यहाँ पे उसकी विडो उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर रही थी। लेकिन कुछ वुमन ऐसी थी, कुछ ही वुमन थी जो क्रिएटिव थी, इंटेलेक्चुअल थी, पढ़ी लिखी थी, और जो ह्यूमनिस्ट एजुकेशन के लिए भी इंस्पायर्ड थी, उसको इम्पोर्टेंस देती थी। कुछ तो भाई जिनको एक्सेस ही नहीं, घर के कामों से छुट्टी नहीं मिल रही, तो वो क्या ही सोच पाएगी। इसलिए कुछ ही वुमन थी जो इन सब चीज़ों में कंट्रीब्यूट कर पाई। जैसे कि एक थी वेनेटियन कैसेंड्रा फेडेले। इन्होंने क्या किया, इवन दो स्टडी ऑफ लेटर प्रोमिसेस एंड ऑफर्स नो रिवार्ड फॉर वुमेन एंड नो डिग्निटी। इसने बोला जब ये देखो तब भी पढ़ी जब उस टाइम पर वुमन को कोई रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे थे पढ़ाई लिखाई पे, ना कोई आगे फ्यूचर ही नहीं नज़र आ रहा था स्टडी में, फिर भी इसने इम्पोर्टेंस दी पढ़ने को। और इसने इस आइडिया को क्वेश्चन किया कि वुमन जो है वो इनकपेबल है, कुछ नहीं कर सकती, वो ह्यूमनिस्ट स्कॉलर्स वो नहीं बन सकती। इसने बन के दिखाया स्कॉलर, और इसको जाने जाने लगा इसकी प्रोफिशेंसी ग्रीक और लैटिन में। जिस लेवल की प्रोफिशेंसी इसकी ग्रीक और लैटिन में थी, उसके लिए ये फेमस थी एक वूमन। इस लेवल पर प्रोफिशेंट थी ये कि इसको ओरेशंस के लिए, भाषण के लिए भी बुलाया जाता था यूनिवर्सिटी ऑफ पैडुआ, जो बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। हर राइटिंग्स ब्रिंग इनटू फोकस जनरल रिगार्ड फॉर एजुकेशन। और इसकी जो राइटिंग्स थी, जो भी लिखती थी, वो फोकस में लाती थी कि एजुकेशन की क्या वैल्यू है इस एज में। और इसने क्रिटिसाइज़ किया रिपब्लिक को, किस चीज़ के लिए भाई क्रिटिसाइज़ किया, मतलब क्रिटिसाइज़ करना मतलब गलत बताना, कमियां बताना किस चीज़ में, कि एक ऐसी डेफिनेशन फ्रीडम की नहीं हो सकती। आप फ्रीडम तब तक नहीं मान सकते जब तक आप मेन के डिज़ायर्स को ही फेवर कर रहे हो, वुमन पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। फ्रीडम तो दोनों के लिए होनी चाहिए ना, फिर मेन के लिए थोड़ी फ्रीडम है। और ये तो बात हो गई कैसेंड्रा की, कैसेंड्रा ही है ना भाई, कैसेंड्रा, हाँ वेनेटियन। अब दूसरी एक और वुमन थी जिनका नाम था मार्चेसा ऑफ मैंटुआ इजाबेल डे एस्टे। इन्होंने एक स्टेट रूल की जब इसका हस्बैंड एब्सेंट था। कोर्ट ऑफ मैंटुआ आ स्मॉल स्टेट, ये जगह थी जो एक स्मॉल स्टेट थी, जो कि फेमस थी इसी की इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस की वजह से। इतनी इंटेलिजेंट वुमन थी। और कुछ वुमन राइटिंग जो थी और भी, उनका बेसिक मकसद ये था कि बताने का वुमन को कि वुमन की भी इकोनॉमिक पावर उनके पास खुद की होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, ताकि उनकी एक अलग पहचान बने, आइडेंटिटी बने। बस एक वो काम वाली बाई बन के ना रह जाए इन अ वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय मैन। स्पेशली जब मैन को ही इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है, तो वुमन के लिए और ज़रूरी हो जाता है खुद को पढ़ाना लिखाना। अब बात करते हैं क्रिश्चियनिटी में जो लोग बिलीव कर रहे थे उस टाइम पे। देखो जो चर्च से एसोसिएटेड थे, उसमें आपस में क्या बातचीत चल रही थी, क्या डिबेट्स हो रही थी।
क्योंकि लोग तो यही कह रहे हैं जो भाई क्रिश्चियनिटी बोल रही है सब अंधाधुंध मत मानो, लेकिन विद इन क्रिश्चियनिटी क्या हो रहा था आप वो जानते हैं। ठीक है, ये वीडियो इतनी बड़ी हो गई है ये सोचा भी नहीं था, बट इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कमेंट बॉक्स में नोट चाहिए हो तो PDF के लिए कमेंट कर देना। अब क्रिश्चियनिटी में क्या हो रहा था, ट्रेड एंड ट्रैवल, मिलिट्री कॉन्क्वेट्स एंड डिप्लोमेट्स कॉन्टैक्ट लिंक्ड इटालियन टाउन्स एंड कोर्ट्स। अब इटालियन टाउन्स थे एक दूसरे से और कोर्ट्स जो थे वो लिंक्ड किसके थ्रू थे, ट्रेड की वजह से लिंक थे। ठीक है, और नया कल्चर क्या हुआ भाई, एडमायर्ड एंड इमिटेटेड बाय एजुकेटेड एंड द वेल्दी। देखो ये नए नए चेंजेस आ रहे हैं ना, इनको कौन एडमायर कर रहा था, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो वेल्दी लोग हैं। बस जो आम आदमी है, इंसान जो पढ़ ही लिख नहीं पा रहा, उन्हें क्या मतलब क्या चेंज आ रहा है, उन तक तो कोई आइडियाज़ पहुंच ही नहीं पा रहे थे। 15th और 16th अर्ली 16th सेंचुरी में नॉर्थ यूरोप में लोग अट्रैक्ट हुए ह्यूमनिस्ट आइडियाज़ की तरफ, बट अनलाइक इटली हेयर ह्यूमनिज्म अट्रैक्टेड मैनी मेंबर्स ऑफ चर्च। लेकिन इटली में जैसा नहीं हुआ, यहाँ नॉर्थ यूरोप में ये चेंज हुआ कि जो चर्च के मेंबर है वो भी यहाँ ह्यूमनिस्ट आइडियाज़ की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। और इन्होंने क्या किया, दे कॉल्ड ऑन क्रिश्चियंस, इन्होंने बोला चर्च जो अट्रैक्ट होता है ह्यूमनिस्ट की तरफ, इन्होंने बोला कि रिलीजन तो प्रैक्टिस करो एंशिएंट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही, पर जो फालतू के रिचुअल्स है ना अननेसेसरी उनको हटा दो। और ये बोलते थे कि सिंपल रिलीजन था हमारा, लेकिन ये बाद में ये चीज़ें ऐड कर करके कॉम्प्लेक्स सा बना दिया, जो वेस्ट चीज़ें हैं वो भी इंक्लूड कर दी, उन्हें हटाओ। देयर वॉज अ रेडिकल न्यू व्यू ऑफ ह्यूमन बींग, एक नया व्यू यहाँ पे जनरेट हुआ जो फ्री बिल्कुल रैशनली एक सही गलत के बेसिस पे सोचता था, जिसे रेडिकल व्यू बोले जाने लगा। फिलोसोफर जो थे वो इंस्पायर हुए इस बिलीफ से कि गॉड ने इंसान को तो बना दिया है और उसको पूरी फ्रीडम दी है कि वो ज़िंदगी अपने अकॉर्डिंग जिए। ये नहीं कि गॉड जो कह रहा है, चर्च जो कह रहा है वैसे ही होगा सब कुछ। और अपनी खुशी देखे हेयर एंड नाउ, मतलब अभी आज जो है, ये नहीं कि बाद में क्या होगा, मोक्ष मिलेगा, अभी कुछ नहीं है, सब छोड़ के जाना है, तो इस चीज़ जो अभी तुम्हें मिला उसको वेस्ट ही कर दो, अभी जो है उसको एंजॉय भी करो। ये फिलोसोफर इस बिलीफ से इंस्पायर हुए। और जो क्रिश्चियंस थे, ह्यूमनिस्ट थे, जो मतलब क्रिश्चियन होके भी ह्यूमनिस्ट थे, मतलब रिलीजियस तो थे बट ह्यूमनिस्ट आइडियाज़ से भी इंस्पायर्ड थे, जैसे कि थॉमस मोर इन इंग्लैंड एंड एरास्मस इन होलैंड। ये दो लोग थे, इन्होंने क्या क्या चीज़ें फील करी, जो बताई कि चर्च जो है एक ऐसी इंस्टीट्यूशन बन चुकी है जहाँ पे बस ग्रीड और लोगों को पैसे लूटने की जगह बन चुकी है। चर्च एक प्रॉपर बस प्योर इंस्टीट्यूशन नहीं रह गई है, अब एक ज़रिया हो गया है मासूम लोगों से पैसे लूटने का। और एक फेमस मेथड जो हो गया क्लर्जी क्लास का, कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, इंडल्जेंसेस डॉक्यूमेंट बेच देते थे वो, जिसका नाम, जिसको क्या होते थे इंडल्जेंस डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो फ्री करता था बायर को बर्डन ऑफ सिंस से। मतलब पता है क्या कहते थे कि ये डॉक्यूमेंट्स अगर हमने आपको दे दिया ना, तो आपने जितने भी बुरे सिंस करे, बुरे कर्म करे, उससे आप फ्री हो गए हो। बताओ, ये अगर इंसान साइंटिफिकली सोचे तो क्या ये पॉसिबल है? अगर आप कुछ गलत करोगे तो ये डॉक्यूमेंट लेने से आपके वो काम गलत एकदम वैनिश हो जाएंगे, लेकिन ये उस टाइम पे चर्च कर रहा था। बताओ, क्रिश्चियन इसीलिए कहते हैं पढ़ना लिखना ज़रूरी है, अंधविश्वास भी अच्छा नहीं होता इतना। क्रिश्चियंस रियलाइज्ड फ्रॉम प्रिंटेड ट्रांसलेशंस ऑफ बाइबल दैट देयर रिलीजन डिड नॉट परमिट सच प्रैक्टिसेस। अब देखो, जो बाइबल के प्रिंटेड ट्रांसलेशन आई, पहले तो बाइबल बहुत कम होती थी उसकी कॉपीज़, बाद में जो आई उसकी वजह से, उसको पढ़ने की वजह से लोगों ने ये जाना, क्रिश्चियंस ने, कि ये जो फालतू की चीज़ें चली आ रही है ना चर्चेज़ में, ये तो हमारी बाइबल में भी नहीं लिखा, और बाइबल ये चीज़ करने अलाउ भी नहीं करती कि गलत करो, लोगों को लूटो, ये करो, इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट निकालो। पीजेंट स्टार्टेड, और जो पीजेंट थे उनको भी अब नॉलेज आने लग गई भाई, टैक्स जो चर्च फालतू के टैक्स ले रहा है धर्म के नाम पे, उसके अगेंस्ट बोलने लग गए किसान, छोटे किसान। और कॉमन लोग थे वो भी, चर्चमैन जो अलग अलग तरीके से लूट रहे हैं उसके खिलाफ बोलने लगे। जो प्रिंस राजा होते थे वो भी इरिटेट होने लग गए जब चर्च हर काम में इंटरफेयर कर रहे हैं, हर क्लर्जीमैन की ये नहीं होना चाहिए, ये धर्म के खिलाफ है, वो भी इरिटेट होने शुरू हुए, क्योंकि देख रहे हैं ना साइंटिफिकली चीज़ें डेवलप हो रही है। अभी भी क्या दखियान उसी बातें फैला रहे हो। ह्यूमनिस्ट जो थे उन्होंने पॉइंट आउट ये किया कि जो क्लर्जी ये क्लेम करते हैं ना जुडिशियल एंड फिजिकल पावर के, वो नहीं न्याय करने की पावर है, बस उन्हीं के पास, पैसे की भी पावर उन्हीं के पास है। ये इन्होंने एक डॉक्यूमेंट है डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन, वहाँ से ये पावर उठा रहे हैं कि यहाँ से भाई हमें ये मान्यता मिली है, हम ही न्याय करेंगे। और उस डॉक्यूमेंट का क्या नाम था, डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन।
कॉन्स्टेंटाइन कौन था? पहला क्रिश्चियन रोमन एम्परर था। इसने जो कह दिया तो अब वही चलाएगा, ऐसा तो कोई है नहीं ना एक पत्थर की लकीर हो गई इसके बाद, चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। ह्यूमनिस्ट ने ये चीज़ पॉइंट आउट कर दी और ह्यूमनिस्ट ने क्या कहा, ये जो भी ये है ना, ये जो कर रहे हैं कि यहाँ से हमें जुडिशियल फिजिकल, कैसे स्लैंग बोला है ये अभी, जुडिशियल एंड फिजिकल पावर्स जो यहाँ से ले रहे हैं ये जेन्युइन नहीं है और ये गैर कानूनी की तरीके से नकल हो रही है, तो ये गलत है, इसको रोको। लोगों में फिर अवेयरनेस बढ़ी, लोग बोलने लगे गलत के खिलाफ। इन 1517 एक यंग जर्मन मॉन्क था मार्टिन लूथर, इन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया चर्च के खिलाफ, जिसमें इसने बोला कि प्रीस्ट की ज़रूरत नहीं है हमें गॉड से बात करने के लिए, गॉड से कनेक्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए, हम खुद भी कर सकते हैं। फेथ अलोन कुड गिव पीपल टू राइट लाइफ एंड एंट्री इनटू हेवन। सिर्फ अगर विश्वास है तो लोगों को हेवन में एंट्री मिल सकती है, स्वर्ग में। ज़रूरी नहीं है कुछ और भी चीज़ें करनी पड़ेगी, फालतू के रिचुअल्स। और इस मूवमेंट जो इसने चलाई उसको क्या बोला जाने लगा? प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। इस मूवमेंट की वजह से जो चर्चिस थे जर्मनी में और स्विट्ज़रलैंड में, इनका कनेक्शन हटा किससे? पोप के साथ और कैथोलिक चर्च के साथ। और लूथर के जो आइडियाज़ थे इधर पॉपुलर किए गए किसके द्वारा? अल्ड्रिच ज़्विंगली एंड जीन कैल्विन के द्वारा, जिनको मर्चेंट्स का भी सपोर्ट था। मतलब मार्टिन लूथर अकेला ही नहीं कर रहा था, उसके आइडियाज़ को कोई इन दोनों लोगों ने भी और जगहों पे पॉपुलर किया और भी ज़्यादा। कुछ रिफॉर्मर्स जो थे वो टाउन्स में उनकी इन्फ्लुएंस थी मेनली, तो देखो यहीं पे थी ना डेवलपमेंट तो। लेकिन कैथोलिक चर्च जो थे उनकी इन्फ्लुएंस रूरल एरियाज़ में अभी भी बनी हुई थी, कहीं कहीं जहाँ पे इंफॉर्मेशन अभी पहुँच नहीं पा रही, गाँव वाले एरियाज़। अब रिफॉर्मर्स एक टाइप के रिफॉर्मर्स थे एनाबैप्टिस्ट। अभी एनाबैप्टिस्ट क्या है भाई? एक क्रिश्चियन मूवमेंट थी जिसका ओरिजिन काफ़ी निकलता है रेडिकल रिफॉर्मेशन से। जो रेडिकल व्यू मैंने बताया ना, बहुत ज़्यादा फ्री व्यू, जो रैशनलिज्म के बेसिस पे, मतलब सही गलत के बेसिस पे लोग सोचते हैं, देखते हैं चीज़ों को, उस तरीके से देखने वाले लोगों को क्या बोलने जाने लगा? रेडिकल व्यू वाले लोगों को एनाबैप्टिस्ट। एनाबैप्टिस्ट मूवमेंट थी और उस मूवमेंट को फॉलो करने वाले लोग थे एनाबैप्टिस्ट, मोर रेडिकल। और इन्होंने आइडिया ब्लेंड किया सेल्वेशन का विद एंड ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑपरेशन। मतलब जो जिस तरीके से इन पे लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं, इसको इनका एंड होना चाहिए और यही एक तरीका है आपको पाप से बचने का, कि जो अत्याचार हो रहा है इसको रोको, तभी आपके पाप ख़त्म होंगे। इन्होंने ये आइडिया लगाया। गॉड क्रिएटेड ऑल पीपल, और ये क्या कहते थे कि लोग, भगवान ने सबको एक जैसा इक्वल बनाया है, तो दे वर नॉट एक्सपेक्टेड टू पे टैक्स, इसलिए हम किसी क्लर्जी मैन को टैक्स नहीं देंगे, वो भी हमारे जैसे हैं, कोई अनोखे नहीं आए। एंड हैड द राइट टू चूज़ देयर प्रीस्ट, और सबको राइट है अपने प्रीस्ट चूज़ करने का। अपने जिस भी प्रीस्ट है वो खुद चूज़ कर सकते हैं, या ज़रूरी भी नहीं है प्रीस्ट, ये इन्होंने बोला। दिस अपील टू पीजेंट्स ऑप्रेस्ड बाय फ्यूडलिज्म, और जो पीजेंट थे, छोटे किसान थे, जो पहली फ्यूडलिज्म से परेशान थे, वो भी इस व्यूज़ की तरफ अट्रैक्ट हुए और वो भी थोड़े जागरूक हुए, अवेयर हुए। और विलियम टिंडल जो थे, उन्होंने बाइबल ट्रांसलेट की इंग्लिश में 1506 में। मार्टिन लूथर, जिनके बारे में हमने जाना अभी, वो जो पीजेंट रिबेल कर रहे थे ना गलत के खिलाफ, जो गरीब किसान थे, इसके खिलाफ दबा दिया इन्होंने मार्टिन लूथर ने। बताओ, इतना फिलोसोफर होने के बाद भी इसने रेडिकलिज्म को सपोर्ट नहीं किया। ये इसकी एक नई बात। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इसने सपोर्ट नहीं किया तो रेडिकलिज्म ख़त्म ही हो गया। रेडिकलिज्म सर्वाइव किया, मतलब जो व्यू था फ्री और रैशनलिटी के बेसिस का, वो किसके साथ मर्ज हो गया? प्रोटेस्टेंट इन फ्रांस के साथ। मतलब फ्रांस में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे चीज़ों के लिए, उसके साथ ये चीज़ मर्ज हो गई। स्टार्ट क्लेमिंग राइट। अब प्रोटेस्टेंट इन फ्रांस क्या भी, जो लोग इंसान के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे और जो बोल रहे थे, जो भी अत्याचार करने वाले रूलर्स हैं, ऑपरेसिव रूलर्स हैं, उन्हें हटाओ, लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, तो वो प्रोटेस्टेंट्स थे। उनके साथ साथ ये व्यू और भी ज़्यादा जुड़ गया कि हम भी तो ऐसे ही सोचते हैं भाई, सही होना चाहिए। रेडिकल्स और प्रोटेस्टेंट इन फ्रांस एक हो गए। और ये जो
लेकिन जो प्रोटेस्टेंट्स थे इनको किसने दबा दिया? कैथोलिक रूलर्स ने प्रोसिक्यूट करा दिया, ख़त्म करवा दिया एकदम। फ्रांस में कई अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप में भी चर्च जो था उन्होंने प्रोटेस्टेंट को अलाउ कर दिया कि आपको हक है, आप जैसे पूजा करना चाहो, वर्शिप करना चाहो आप कर सकते हो। जब इतनी चीज़ें हो रही है कहीं कहीं पे तो लोग समझेंगे ही ना भाई, अब बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। इंग्लैंड में रूलर्स जो थे उन्होंने कनेक्शन एंड कर दिया पोप के साथ, तो फालतू में इसने चर्च के नाम पे हेड बना हुआ है, इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी हुई है, उसके साथ कनेक्शन ख़त्म कर दिया कई रूलर्स ने। और किंग और क्वीन ही बने जाने लग गए हेड ऑफ़ द चर्च के, हम ही हेड ऑफ़ द चर्च, ये पोप कोई नहीं है। कैथोलिक चर्च जो था डिड नॉट एस्केप दीज आइडियाज़ एंड चेंजेस एंड बिगेन टू रिफॉर्म इटसेल्फ फ्रॉम विद इन। जो कैथोलिक चर्च था वो इससे बच के नहीं भागा इन चेंजेस से, उसने भी अपने अंदर जो भी कमियां उसको बेटर करने की कोशिश की, रिफॉर्म्स लाने की, चेंजेस लाने की ट्राई किया, और जो कि आए भी चेंजेस। और स्पेन और इटली की बात करें तो वहाँ पे जो चर्च वाले लोग थे, चर्चमैन थे, उसने भी क्या चीज़ पे फोकस किया कि सिंपल लाइफ की नीड उन्हें भी फील हुई, और उन्होंने किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी कि पुअर लोगों को सर्विस दो, गरीबों की मदद करो। अब स्पेन में एक इंसान था इग्नाटियस लोयोला, इसने प्रोटेस्टेंटिज्म के खिलाफ जो चल रहा था ये लड़ाई, उसके खिलाफ एक सोसाइटी बनाई, सोसाइटी ऑफ जीसस इन 1540, क्योंकि कुछ तो ट्रेडिशनल बंदे थे जिन्हें चेंज पसंद नहीं आते, और इस सोसाइटी के फॉलोअर्स को ये बोला जाता था जीसस्ट जी वर्ड्स बड़े अजीब अजीब है भाई, जी स्वीट्स। और इनका मिशन क्या था कि भाई गरीबों की हमें मदद करनी है, और जो अलग अलग कल्चर्स की नॉलेज है वो हमें और भी ज़्यादा बढ़ानी है। मतलब ये जो रेडिकल व्यू चल रहा है, ये जो मॉडर्निटी ह्यूमनिज्म चल रहा है, इस पे थोड़ा कम ध्यान दो। अब 1560 सेंचुरी में कुछ ये स्पेसिफिक चेंजेस भी आए, देखो रिवोल्ट्स वगैरह हुए, पीजेंट्स ने कई जगह पे, मार्टिन लूथर ने कोई बुक लिखी 95 थीसिस, जर्मनी में पीजेंट ने आंदोलन सा कर दिया, अपराइजिंग कर दी, और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हुई। अकेडमी ऑफ साइंस सेटअप हुई कहाँ पे? पेरिस में। 1673 में इसैक न्यूटन ने मैथमेटिका प्रिंसिपिया पब्लिश कर दी। मतलब ये इम्पोर्टेंट चेंजेस है जो 16th और 17th सेंचुरी में आए, जिसके बारे में हम ये पढ़ रहे हैं। और अगर देखा जाए, ख़त्म होने वाली है वीडियो फाइनली, बेयर विद मी फॉर फ्यू मोर मिनट्स। द कोपरनिकन रिवॉल्यूशन मतलब एक रिवॉल्यूशन आई, एक बंदा था कॉपरनिकस, उसने एक व्यू प्रेजेंट किया, एक थ्योरी निकाली, जिसमें उसने ये बोला कि जो यूनिवर्स है उसके सेंटर में सन है। और इस थ्योरी के आते ही जो पहले लोग समझते थे कि सेंटर में तो अर्थ है, उसको इस थ्योरी ने वो कर लिया ओवर पावर। एक रिवॉल्यूशन सी आ गई ये बिलीफ के बाद, टर्निंग पॉइंट आ गया यूरोपियन साइंस में कि भाई बीच में तो सन है, उसके अराउंड है सब कुछ, अर्थ भी, अर्थ नहीं है सेंटर में। तो इतना बड़ा डोमेन खुल गया एक्सप्लोर करने के लिए, साइंस डेवलपमेंट्स के लिए। अर्लियर क्रिश्चियंस क्या सोचते थे कि अर्थ ही है एक सिंफुल प्लेस, मतलब अर्थ पे बहुत ज़्यादा पाप होते हैं, और इस हैवी बर्डन की वजह से वो बिल्कुल इमोबाइल हो गई है, रुक गई है, इसलिए वो सेंटर में है, और बाकी के प्लैनेट्स घूम रहे हैं बस उसके इर्द गिर्द, ये बड़ी पापियों की जगह है, इसलिए ये बीच में है। पहले लोग ये सोचते थे, बताओ क्रिश्चियंस ये बिलीव करवा रहे थे। कितना ज़रूरी है ना देखो डेवलपमेंट पढ़ना लिखना, वरना लोग कुछ भी बोले कुछ भी माने। वो कौन इंसान था जिसने ये चीज़ एक्सप्लोर करी कि सन है सेंटर में? कोपरनिकस, ये रहा इंसान वो। लेकिन ये ना अब डरता था कि ये जो इसने थ्योरी रखी है लोगों में कि सन है बीच में, तो ये जो क्रिश्चियन मैन है, क्लर्जी मैन है, चर्च मैन है जो, ये इसके खिलाफ विरोध करेंगे, इसे डर था कहीं इसको मार ना दे। तो इसने क्या किया, जो इसने लिखी थी थ्योरी मनुस्क्रिप्ट डी रेवोल्यूशन द रोटेशन, उसको इसने प्रिंट ही नहीं करने दिया, करा ही नहीं डर के मारे। बट जब ये मरने वाला था, डेथ बेड पे था, तो अपने एक फॉलोवर को इसने ये दे दी, हैंड ओवर कर दी, जिसका नाम था जॉनस केपलर एंड गैलीलियो गैलीली, नाम सुना होगा साइंस में आपने इनका।
तो इसके वर्क को इन लोगों ने बाद में फेमस किया। गैलीलियो गैलीली किसके लिए फेमस है? मोशन के लिए, द मोशन, जो एक थ्योरी लाया। इसने केपलर के वर्क को, जो कि किससे इंस्पायर है दोनों का वर्क, कॉर्पनिकस ने, और भी ज़्यादा पॉपुलर किया, कंफर्म किया अपनी थ्योरीज के थ्रू भी। अब जोनास केपलर जो इनका फॉलोअर था, उसने इस अपनी जो ये लिखी केपलर्स कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री, उसमें कॉपरनिकस के व्यूज़ थ्योरी को मेंशन किया, ठीक है। और गैलीलियो गैलीली ने इस बात को और भी ज़्यादा पुख्ता कर दिया द मोशन में। और इसने क्या बात बताई केपलर ने, कि जो प्लैनेट्स हैं ना सन के अराउंड मूव कर रहे हैं। मतलब यहाँ से देखो, इस बात से क्या कंफर्म हो गया कि सन है बीच में और प्लैनेट्स उसके अराउंड मूव कर रहे हैं। लेकिन इसने एक और चीज़ बताई कि सर्कल में नहीं मूव कर रही, वो ऐसे एलिप्स में मूव कर रहे हैं। ये डिफरेंस है, देखो, ऐसे 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 एलिप्स में, ऐसे गोल गोल, बिल्कुल यूं यूं नहीं, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा, ये इसने बोला। और ये रिवॉल्यूशन साइंस में और भी ज़्यादा क्लाइमेक्स पे कब पहुंच गई, जब इसैक न्यूटन जी लाए थ्योरी किसकी, ग्रेविटेशन की। वो एप्पल गिरा था जो, देखो साइंस में कितनी चीज़ें फिर डेवलप होनी शुरू हुई। वरना इससे पहले तो लोग कुछ भी समझ रहे थे कि अर्थ है सेंटर पे। अब यूनिवर्स के बारे में लोग और भी ज़्यादा पढ़ने लग गए। थिंकर्स जो थे, उनकी नॉलेज, उन्होंने ये बताया कि जो नॉलेज है ना भाई, वो आपके विश्वास से, बिलीफ से अलग है बहुत। और जो नॉलेज है वो बेस किस पे होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, इन्वेस्टिगेट करके, ऑब्जर्व करके। ये नहीं कुछ भी मान रहे हो, उसके कुछ बेसिस होनी चाहिए, रीज़न होनी चाहिए। और इन चीज़ों, इस नॉलेज को क्या बोलने जाने लगा, जो एक्सपेरिमेंट, इन्वेस्टिगेशन, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हिस्टोरियंस अप्रोच दिस नॉलेज ऑफ मैन एंड नेचर एज, और जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने इस नॉलेज को क्या बोला, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। है ना भाई, इतना बड़ा चेंज आ रहा है, रिवॉल्यूशन ही है ये। और लोगों के माइंड में, जो लोग नॉन बिलीवर्स थे, गॉड में कभी बिलीव ही नहीं करते थे, उन्होंने क्या गॉड के बदले किसको मान लिया, नेचर को, कि यही है नेचर, प्रकृति, जिसने सबको क्रिएट किया है। और जो बिलीवर्स थे, जो गॉड में मानते थे, उन्होंने गॉड को तो माना, बट ये बोला कि गॉड है, हम मानते हैं गॉड है, लेकिन हम कैसे जिए, कैसे हमें रहना चाहिए मटेरियल वर्ल्ड में, वो डायरेक्टली गॉड कंट्रोल नहीं करेंगे, वो हमारे यहाँ पास ऑप्शन है, हम अपने अकॉर्डिंग जी सकते हैं। ऐसे ही पेरिस एकेडमी बनी 1670 में, और रॉयल सोसाइटी इन लंदन बनी 1662 में, जहाँ पे ये नेचुरल नॉलेज को और पढ़ाया जाने लगा, लेक्चर्स के थ्रू, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। ह्यूमनिस्ट कल्चर देखो स्प्रेड हो रहा है ना। और क्या यूरोप में भी रेनेसां आई 14th सेंचुरी में, भाई ये सब हम पढ़ ही तो रहे हैं, और क्या पढ़ रहे हैं, सारी चेंजेस। लेकिन जो आज के राइटर्स हैं ना, वो पता है क्या कहते हैं, कि जो पहले के ये राइटर्स थे, इन्होंने बड़ा चढ़ा के चीज़ें बता दी भाई। जैसे कि आज का राइटर कौन बोल रहा है, ये पीटर बर्क, इंग्लैंड के जो हैं वन ऑफ द राइटर्स, उन्होंने ऐसा कहा, पहले ना बहुत चीज़ बढ़ा चढ़ा के बता दी है इन्होंने। ऐसा कोई पहली बात तो जो ये डार्क एज वार्क एज ये बोल रहे थे, डार्क एज, मिडीवल एज, यही गलत है। ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन करना गलत है किसी भी इसको। और ये टर्म रेनेसां के हिसाब से जो ये बांट रहे हैं कि ये एकदम से एक टाइम आया फिर पुनर्जन्म हो गया, उससे पहले का सब बेकार था, तो ऐसे स्पेसिफिकली डिवाइड करना एक टर्म को यूज़ करके वो गलत है। कुछ ज़्यादा ही ओवर सिंप्लीफिकेशन कर दी कई जगह पे, कई बहुत बड़ा चिकड़ा के बता दिया, किस चीज़ को बहुत सिंपल बता दिया। और कुछ चीज़ ऐसी थी एंशिएंट टाइम की, जिनको अच्छी तरीके से क्रेडिट देना चाहिए था, वो दिया ही नहीं है। जैसे कि मंगोल्स ने जो किया, अच्छा इस्लाम एक्सपैंड हुआ, उसकी वजह से जो फ़ायदे हुए, वो चीज़ तो ये ध्यान ही नहीं दे रही। ह्यूमनिस्ट कल्चरल चेंज वगैरह जो ये गा रही हैं उसको। तो लेटेस्ट जो राइटर्स हैं, रीसेंट राइटर्स, उन्होंने ये चीज़ें बोली ये कल्चरल चेंजेस के लिए। और इन्होंने एक चीज़ और बोली, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चेंज आया वो आप ये कह सकते हो कि हाँ, लोगों की पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ अलग अलग चीज़ें हो गई दो। जैसे पब्लिकली में लाइफ में क्या आ गई, गवर्नमेंट और फॉर्मल रिलीजन, जो लोगों के लिए रिलीजन है एक, सबके लिए पब्लिकली जो शो करे। और प्राइवेट में क्या आ गया, फैमिली और पर्सनल रिलीजन, जो पर्सनली वो करते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई, ठीक है।
और एक इंडिविजुअल जो है सिर्फ एक ग्रुप का ही 3 ऑर्डर्स का पार्ट नहीं है, उसकी खुद की भी इंडिविजुअलिटी है, उसके स्किल्स की वजह से भी उसको जाना जाने लगा। ये चेंजेस ठीक कहे हैं भाई उन्होंने, ये रीसेंट राइटर्स कहते हैं। डिफरेंट रिलीजन्स ऑफ यूरोप, जो अलग अलग रिलीजन्स थे यूरोप में, वो भी आइडेंटिटी उनकी अलग बन गई कि ये इस टाइप का रिलीजन है, इस टाइप का ये अलग रिलीजन है। किसके बेसिस पे? लैंग्वेज के बेसिस पे वो डिवीज़न आ गई। और यूरोप पहले किसने यूनाइट करके रखा था, जोड़ के रखा था? रोमन एम्पायर ने, बाद में लैटिन ने और क्रिश्चियनिटी ने। लैटिन लैंग्वेज की वजह से जुड़ा और फिर क्रिश्चियनिटी की वजह से। बट बाद में ये डिज़ोल्व होने लग गया स्टेट्स में। लेकिन ये स्टेट्स किसके वजह से यूनाइट हुई? ये भी कॉमन लैंग्वेज की वजह से, जो आज यूनिटी में है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दीज चेंजेस। कंफ्यूज मत होना, कुछ समझ ना आए तो दोबारा पूछ लेना मुझसे कमेंट बॉक्स में, और PDF के लिए कमेंट कर देना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। विनायका बाय मानसी।